नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, राजकुमार सिंह जी स्टूडियो में आ चुके हैं। सर बहुत स्वागत है आप सभी का। और प्रोफेसर संगीत रागी जी आने वाले हैं। आज बहुत सारी खबरें हैं। मोहन भागवत जी ने कुछ बातें कही हैं, उसको लेकर के काफ़ी चर्चा हो रही है, वो बात आपको बताएंगे। और उसके अलावा आज उनकी योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात होने वाली है, तो ये मीटिंग तो हमेशा चर्चा में रहती है, एवरग्रीन सब्जेक्ट है ये, इसकी बात भी होगी। इसके अलावा अखिलेश यादव की चुनाव आयोग में मीटिंग होने वाली है, वो किस मुद्दे पर है वो आपको बताएंगे। राहुल गांधी से 15 मिनट बात करने के बाद भी असम के वो सीनियर लीडर कांग्रेस के, जिन्होंने चिट्ठी भेज दी थी रेजिग्नेशन की, वो नहीं माने। वो आज 22 तारीख को बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे, इसकी खबर भी जो है वो आ चुकी है। शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी के ऊपर एक तीखा हमला बोला है, बोले कि आप बहुत सवाल पूछते हैं हमसे, आज मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं। वो बयान भी आपको दिखाएंगे। पहले मोहन भागवत जी की बात कर लेते हैं। मोहन भागवत जी ने दो एक बातें कल कही हैं, उत्तर प्रदेश में वो थे, और वहां उन्होंने कहा कि भारत में रहने वाले मुसलमान भी हिंदू हैं और उनकी घर वापसी का काम तेज होना चाहिए। संघ प्रमुख ने यह भी कहा कि जो मुसलमान जो है वो कोई अरब से तो आए नहीं थे, सब यहीं के हैं, इनकी घर वापसी करानी है, तेजी से करानी है, और जब एक बार वो हिंदू हो जाएं तो उनका ख्याल भी रखना है। तो पहला तो ये बयान, इस पर विवाद होना था, हुआ। दूसरा, उन्होंने घुसपैठियों पर बात की, कहा कि घुसपैठियों पर जो सरकार की नीति है, डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट, यही करना होगा। और इसके अलावा एक खास बात कही उन्होंने, कहा कि इनकी आपको भी अगर खबर लगे किसी घुसपैठिए की, तो यह तय करें कि उसे रोजगार ना मिले, तभी वो वापस जाएगा। फिर हिंदुओं की घटती जनसंख्या पर उन्होंने चिंता जताई और कहा कि हिंदुओं को कम से कम 3 बच्चे पैदा करने चाहिए। तो आज के माता पिता अपने बच्चों से कहें कि आप 3 बच्चे कम से कम पैदा कीजिए, क्योंकि इससे कम पर जो लोग समाज रह जाते हैं, उन समाजों का अस्तित्व जो है वो खत्म हो जाता है। तो ये बातें मोहन भागवत जी की थोड़ी कंट्रोवर्शियल भी हैं। और अभी पीछे आपको मालूम है, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के एक नेता ने, वो भी यूपी कही थे, उन्होंने कहा मेरे 8 बच्चे हैं, मेरे भाई के 16 बच्चे हैं। तो हम ही ने यहाँ चर्चा करते हुए बहुत कुछ कहा था, और तब भी ये बात आई थी कि संघ प्रमुख भी तो कह रहे हैं आबादी बढ़ाओ, तो एक बार उन्होंने फिर कह दिया है। तो सुनते हैं जरा मोहन भागवत की बातें, क्या कहा उन्होंने आबादी पर, हिंदू आबादी पर और मुसलमानों की घर वापसी पर। मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस ये कॉमन कॉन्शियसनेस ऑफ आवर पास्ट एंड शेयर कल्चर से जुड़ेंगे, बशर्ते उनको ये पट्टी पढ़ाने वाला काम बंद हो, या वो उसको रिजेक्ट करे कि हम पूजा से अलग है, इसलिए समाज से अलग है, संस्कृति से अलग है, हम मुसलमान हैं, हम ईसाई है, लेकिन हम यूरोपियन नहीं है, हम अरब तुर्क नहीं है, हम भारत के हैं, हमारे पूर्वज भारतीय है। ये जब उनके नेतृत्व की भाषा होगी, ये जब वहां सिखाया जाएगा, तब ये बात सब ठीक हो जाएगी। हिंदू समाज मन में आतुरता से इसकी राह देख रहा है, ये होना चाहिए। मैं इसमें वो आपको एग्जैक्ट लाइन नहीं मिली होगी, लेकिन वो एग्जैक्ट लाइन भी बोले हैं वो कि भारत में रहने वाले मुसलमान भी हिंदू हैं, वो अरब से नहीं आए, घर वापसी का काम तेज होना चाहिए और उनका ख्याल भी हमको रखना चाहिए। फिर दूसरा बयान था उनका हिंदुओं की आबादी पर। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज को संगठित और सशक्त तो होना ही होगा, लेकिन खतरा किसी और से नहीं। उन्होंने कहा 500 साल मुसलमानों ने, आक्रांताओं ने राज किया, हिंदू कहां खत्म हो गए क्या? नहीं। 250 साल अंग्रेज रहे, हम खत्म नहीं हुए। आपको चिंता यह नहीं करनी है कि कोई और बाहर से अगर आप पर आकर राज करने लगे, आक्रांता आ जाएं, तो आपकी संस्कृति खत्म होगी, सभ्यता खत्म होगी। सभ्यता खत्म होने का असल खतरा हम ही से है कि अगर आबादी आपकी कम होती गई तो सभ्यता अपने आप खत्म हो जाएगी। सब शास्त्र कहते हैं, विज्ञान, कि जन्म दर 3 से कम जिनका होता है वो धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं। तो 3 से ऊपर मेंटेन करना चाहिए। सब देशों में ऐसा होता है, सब समाज ऐसा करते हैं। दूसरा, डॉक्टर लोग मुझे बताते हैं कि 3 संतान होने से बहुत देर नहीं करना विवाह में, और 3 संतान होना, इससे माता पिता का, संतानों का, तीनों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और जिस घर में 3 संतान है, उस घर की वो संतान आपस में ईगो मैनेजमेंट सीख लेती है, इसलिए आगे चल के उनके फैमिली लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। ये डॉक्टरों ने बताया है, मैं तो जानवरों का डॉक्टर हूं। देश की पॉलिसी है, पॉपुलेशन पॉलिसी, वो 2.1 रिकमेंड करती है। अब वो देश का एवरेज 2.1, ये तो ठीक है, लेकिन संतान होती है तो 0.1 संतान कभी होती नहीं। गणित में 2.1 का 2 होता है, लेकिन मनुष्य के जन्म में
2 के बाद पॉइंट 1 होता नहीं ना, 3 ही होता है, इसलिए 2.1 मीन्स 3। तो भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक ने यह देखना चाहिए कि अपने घर में 3 होने चाहिए। उन्होंने जो बात कही, देखिए टेक्निकली बिल्कुल ठीक कही उन्होंने कि आपका बताया जाएगा फर्टिलिटी रेट इज 2.1। 2.1 कुछ नहीं होता, 2.1 मींस 3। भाई गणित में होता है 2.1, रियल लाइफ में तो 3 हुआ ना, तो 3 हिंदू को 3 बच्चे करने हैं, ये उन्होंने कहा। बहस पुरानी है, इसमें कुछ नया नहीं है, लेकिन मैं पूछना ये चाहता हूं त्रिपाठी जी से, संघ का अगर ये इतना दिल के करीब प्रोग्राम है तो इसको लेकर के वो क्या कर रहे हैं? सरकार तो कोई पॉपुलेशन पॉलिसी ला नहीं रही है। भाई 2 ही तरीके हैं ना देश में, दो बातें, सभ्यता खतरे में आ जाएगी, डेमोग्राफी चेंज हो रही है, सब एक ही बात है। डेमोग्राफी चेंज हो रही है तो क्या सीधे शब्दों में आप लोग इसको और कोई ढक छुप के कहने का मतलब नहीं है। मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, हिंदुओं की आबादी उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही। सरकार भी इस बात को लेकर परेशान है, तभी डेमोग्राफी मिशन वगैरह सब बनाया गया है। तो सरकार और संघ जो कह रहे हैं, क्या इसमें कहीं कोई तालमेल है? मैं ये पूछ रहा हूं। देखिए, अब ये सरकार की कोई नीति आएगी और सरकार से तालमेल बना के सब संघ काम करेगा तो संघ को तो फिर अपने कार्यालय पर ताला लगा देना चाहिए। इसको पहले स्पष्टता समझिए। सरकार से तालमेल के लिए संघ न बना है, और जिस दिन सरकार से तालमेल बिठाने के चक्कर में पड़ेगा संघ, उस दिन उसमें कार्यालय पे ताला लग जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, वो जो बात कह रहे हैं इसको कतई आप मुसलमानों से या दूसरे से जोड़कर मत देखिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुसलमानों में भी बहुत जगह पर जनसंख्या की जो दर है, जो TFR है, वो कम हुई है, और हिंदुओं में भी पहले ज्यादा बच्चे होते थे। हम लोग ज्यादा भाई बहन हैं, कम हमारे बच्चे हैं। तो ये कोई बहुत मतलब रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन भारतवर्ष की जो संस्कृति सभ्यता है वो क्या मुसलमानों के बढ़ने से, ईसाइयों के बढ़ने से बची रह जाएगी? जवाब है कतई नहीं रहेगी। इसको समझिए। जब इसको समझेंगे तब आपको लगेगा कि हिंदुओं की संख्या उतनी तो होनी चाहिए ना, जो इस देश में आप जनसंख्या के आधार पर संस्कृति सभ्यता उसकी बात करें तो वो बचा सके। और उन्होंने मुसलमानों की बात की, मैं उसमें ईसाइयों को भी जोड़ता हूं। अरे भाई, संघ तो जाने कब से घर वापसी करा रहा है। कितनी कराई? अरे हजारों की संख्या में, हजारों की संख्या में। 1.5 अरब में आप हजारों की बात आप कर उसको रहे हैं। समझिए। नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, घर वापसी कोई ऐसा नहीं है ना कि कोई, और संघ के पास कोई ऐसी एजेंसी तो है नहीं, लेकिन उनके लोग उड़ीसा में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में और जो ऐसे इलाके हैं जहां ये सब होता है वहां वो काम करते हैं। अच्छा, जितनों को संभव हो पाता है वापस लेकिन ले आते हैं। आपने उनके आबादी वाले बयान को कहा इसको मुस्लिम आबादी और डेमोग्राफी चेंज से डीलिंग कतई नहीं देखे, लेकिन हिंदू को कम से कम 3 बच्चे करने ही चाहिए। नहीं, तो ये जो वो कह रहे हैं उसका मुस्लिम आबादी से कोई, वो कह रहे हैं कि उस तरीके से ना देखे ना, उन्होंने वैसे कहा। आप मानते हैं इस बात? वो कह रहे हैं कि उनको ऐसे ना देखा जाए, और मोहन भागवत भी ऐसा कह रहे हैं कि भाई उसको इससे मत जोड़िए। लेकिन उसका मतलब क्या है? जो लोग लेते हैं वो तो उसी तरह से लेते हैं। और आज की तारीख में तो चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, हिंदुस्तान में किसी की भी आबादी 3 बच्चों की नहीं है टोटल फर्टिलिटी रेट में देखें तो फिर हिंदुओं की बात क्यों करना? फिर कहें कि देश भर में सबको 3 बच्चे पैदा करने चाहिए। मोहन जी को ये कहना चाहिए ना। आज तो देश की वो तो वो कह रहे हैं ना, फिर बाकी तो वो हिंदुस्तान की संस्कृति से कट गए ना, बाकियों को तो उस श्रेणी में डाल दिया उन्होंने। तो हिंदू संस्कृति को बचाने के लिए हिंदुओं को पैदा करना पड़ेंगे 3 बच्चे। तो हिंदू संस्कृति खतरे में है क्या? वो तो खुद ही कह रहे हैं कि हिंदू संस्कृति खतरे में नहीं है। अब क्या खतरे में, पहले ये तो तय हो। फिर दूसरी बात कहते हैं कि जो मुसलमान हैं और ईसाई हैं, जो अरब से नहीं आए हैं मुसलमान, वो हिंदू हैं। तो हिंदू है तो फिर घर वापसी क्या है? केवल पूजा पद्धति तो अलग है। तो पूजा पद्धति तो सौरभ जी की भी अलग है, विजय त्रिवेदी की भी अलग। मासूम नहीं कहेगा सब मुझे मासूम तो कहते हैं। आज तो हम आपके हिस्से का भी मासूमियत विजय जी को दे देते हैं। इतनी भी मासूमियत मतलब भयानक वाली है ये। मासूम भयानक। वही तो कह रहे हैं ना कि हिंदू, अरे मोहन जी खुद कह रहे हैं कि भाई हिंदू हैं वो सब लोग। तो जब हिंदू हैं तो घर वापसी क्यों है? अच्छा। और यदि हिंदू हैं तो फिर खतरा क्या है? तो या तो साफ साफ बात कीजिए। मोहन जी उनको हिंदू मानते हैं, वो खुद को हिंदू नहीं मानते। नहीं, वो तो मानते हैं ना हिंदू, और वो कह रहे हैं केवल पूजा पद्धति अलग है। तो पूजा पद्धति तो यहाँ 4 लोग खड़े, सबकी अलग है। सर देखिए, इसमें सही, इसमें कोई लाग लपेट वाली बात नहीं है। वो भी मासूम बने आज। ये सारी बहस ही इसीलिए है कि देश की संस्कृति बचाना, डेमोग्राफी चेंज से बचाना, मतलब मुसलमानों की पॉपुलेशन ग्रोथ से कम ग्रोथ हिंदुओं की नहीं होनी चाहिए। नहीं भाई, मैं फिर कह रहा हूं। चले मैं आता हूं उसमें, 1 मिनट में आ जाता हूं। प्रोफेसर साहब भी आ गए। सर बहुत स्वागत है आपका भी। एक खबर मिली मुझे, मैं ये बिल्कुल अलग अलग खबरों में तलाश रहा था, तो ये बयान अलग होगा, दूसरी खबर अलग। सर सुन ले ये खबर बस सुन लीजिए आप, फिर आप कह दीजिएगा कि ये जुड़ी भी नहीं है त्रिपाठी जी, ये दोनों बातें।
उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में मुस्लिम आबादी बढ़ रही है और कई ऐसे 12 कस्बे ऐसे हो चुके हैं जहां हिंदुओं का प्रतिशत 50% से नीचे आ गया। ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, मैं इसको डेटा देकर के कोट कर रहा हूं। और इसमें जो है फिर बहुत सारी जगह बताई गई हैं। हरिद्वार का एक कस्बा है, वहां 94% मुस्लिम आबादी है। हरिद्वार के मंगलोर में 87% है। उधमपुर के केला खेड़ा में 84% है। ऐसे कई सारे इसमें कस्बे दिए गए और ये सभी ज्यादातर मैदानी है, मैदानी या तराई इलाकों में, उत्तराखंड के मैदानी या तराई देवभूमि के, वहां पर ये काम हो रहा है। फिर इसमें उन्होंने आगे ये भी बताया है, पुष्कर धामी ने इस पर चीफ मिनिस्टर, उन्होंने आरोप ये लगाया कि कांग्रेस ने प्रदेश की डेमोग्राफी से खिलवाड़ किया है, असामाजिक तत्वों को बाहर से लाकर यहां बसाया गया और हमारी सरकार सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को संरक्षित रखने का काम कर रही है। फिर यह भी बताया जा रहा है, आर्टिकल में यह भी बताया जा रहा है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो मतदाता प्रतिशत कितने बढ़े और भाजपा की सरकार में कितने बढ़े। तो सीधा मतलब है कि मुस्लिम प्रतिशत जो है वो बढ़ा तो फिर आबादी वो वोटिंग में भी रिफ्लेक्ट होगा। तो 2002 से 2007 में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, वोटर बढ़े 13.5% से ज्यादा। 2012 और 17 में कांग्रेस की सरकार थी, वोटर बढ़े 19% से ज्यादा। भाजपा की सरकार आई 2007 में तो वोटर बढ़े 6.5% केवल, और 2017 से 22 की भाजपा की सरकार में वोटर बढ़े 8.5%। तो ये दिखा रहा है वो पुष्कर धामी के आरोप को एक तरीके से पुष्टि कि भाई कांग्रेस सरकार में वोटर अचानक से बढ़ता है। तो वो कहते हैं मुसलमान का वोटर बनना होता है, ये जो कि ये रिफ्लेक्ट करता है। अब अगर ये कोई चिंता की बात नहीं है तो फिर मोहन भागवत जी को भी आशंकित नहीं होना चाहिए और त्रिपाठी जी को भी नहीं सहमत होना चाहिए कि 3 बच्चे हिंदुओं को करें। अगर इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो साहब से पूछ लें तो मैं उसका प्रोफेसर साहब। देखिए, मैं ईमानदार नहीं रहूंगा यदि सच नहीं बोलूंगा तो, और मैं अपने साथ छल नहीं कर सकता। सच्चाई यही है, और जब हम इस प्रकार की बातें करते हैं ना तो हम पूरे हिंदू समाज को जो है वो एक दुविधा में रखते हैं। सच्चाई ये है कि भारत और पाकिस्तान बना ही इसलिए क्योंकि मुस्लिम आबादी, बहुसंख्यक आबादी थी जिसने कहा हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते हैं। हमारे देश के नेताओं ने कहा कि नहीं, हम रह करके दिखाएंगे। नतीजा सबके सामने है। वंदे मातरम से लेकर के सारे मुद्दे पर जो सवाल आजादी से पहले का था, आजादी के बाद का है। और डेमोग्राफी और पॉलिटिक्स के बीच में बहुत बड़ा एक संबंध है। जिसकी जितनी डेमोग्राफी होगी वैसा ही उसी प्रकार का कल्चरल नैरेटिव होगा, उसी प्रकार का पॉलिटिकल नैरेटिव होगा। जब गुलाबों की वाटिका होती है तभी हम कहते हैं जब वो उसमें गुलाब होते हैं। अब उसमें यदि फफूदी उग जाए और उसमें बबूल उग जाए तो हम कहेंगे कि वो गुलाबों की वाटिका थी, अब वो बबूल की वाटिका हो गई है। तो यदि मुसलमानों की आबादी यदि 9.4% से आकर के यदि 18% हो जाती है तो इसके निष्कर्ष बहुत सामने हैं। ठीक है सर, सुन लीजिए, रोकिए मत, अभी तो नहीं रुकेंगे। अब समीर जी भी नहीं है जो आप डांट देंगे। सच्चाई यह है कि मुसलमानों की बढ़ती हुई आबादी हिंदू संस्कृति के लिए खतरा है। मैं बहुत स्पष्ट बोल रहा हूं। यही कह रहे हैं ना मोहन भागवत, और मोहन जी इसीलिए कह रहे हैं, वो खुल करके नहीं कह रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि यदि 3 बच्चे पैदा नहीं होंगे, हिंदुओं की आबादी का अंतर जो है वो 55% आ गया है। मैं भी ये कह रहा हूं कि मोहन जी ने इस वजह से कहा, त्रिपाठी जी सहमत नहीं है इस बात तो से। देश खतरे में होगा। सर मैं आ रहा हूं, मुझे 30 सेकंड एक जरा मैं ये बता दूं। देखिए, मैं मतलब 2004 के लोकसभा चुनाव के समय देहरादून था और ये सच है कि एक स्टोरी हम करने गए तो समझ में आया कि भाई यहाँ तो मुसलमान ही नहीं, तो मुसलमान पे स्टोरी क्या करोगे। और आज स्थिति ये है कि पहाड़ों में हर जगह लोग पहुंच गए तो वो अचानक बच्चे पैदा करके ही तो हुए नहीं होंगे। इसको समझिए। इसका मतलब ये कि घुसपैठ वाली समस्या को आप नजरअंदाज करते हैं और इस देश के राजनीतिक दल उस पर काम नहीं करते, नंबर 1। दूसरा ये कि आप मुसलमानों से मुकाबला थोड़ी नहीं करना है। मैंने तो पहले ही कहा कि अगर हिंदू घटेंगे तो हिंदू संस्कृति सभ्यता, भारत में हिंदू नहीं होंगे तो कौन होगा। और जो मोहन जी कह रहे हैं घर पर वापसी, वो इसलिए कह रहे हैं कि वो बन गए मुसलमान, लेकिन जमीन उनकी है, सब कुछ उनका है। अगर वो इधर आ जाएंगे तो वो इस देश की संस्कृति से जुड़े हुए। सर प्लीज, सर बहुत खबर है सर, प्लीज। और राजकुमार जी तो अपने कमेंट ले नहीं पाए सर, एक खबर आ गई है, कितने लोगों का धर्म परिवर्तन कर करके आप घर वापसी करा लिए? पूछा कितने, तो कह रहे थे कई हजार, तो फिर मैंने बताई आबादी 1.5 अरब बढ़ रही है, उनकी आबादी करोड़ों में, और आप घर वापसी करा रहे हैं हजारों में। राजकुमार जी अंतर पैदा कर लेंगे। सर, संघ प्रमुख मोहन भागवत जी एक्चुअली 2 दिन के लिए लखनऊ में हैं और दूसरा दिन है आज उनके प्रवास का। आज मोहन भागवत जी से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात होनी है, संघ कार्यालय में होनी है।
और अब क्या क्या बातें होंगी जब ये दो शख्सियत मिलती हैं तो हमेशा ये बात होती है। इससे पहले 25 नवंबर 2025 को अयोध्या में दोनों की मुलाकात हुई थी। उससे भी पहले अगर आप जाएंगे तो जब लोकसभा चुनाव का नतीजा आया था, उत्तर प्रदेश में बीजेपी का परफॉर्मेंस खराब हुआ था, तब मोहन भागवत ने मुख्यमंत्री योगी से गोरखपुर में मुलाकात की थी। आज लखनऊ में मुलाकात हो रही है, लेकिन आज हंगामा भी हुआ है। इस मीटिंग से पहले लखनऊ यूनिवर्सिटी में मोहन भागवत जी का एक कार्यक्रम था, वहां पर एनएसयूआई के छात्रों ने काफी प्रदर्शन किया है। मोहन भागवत गो बैक के नारे भी लगे हैं। फिर कई छात्रों को वहां हिरासत में भी लिया गया। एक बार जरा ये दिखा दीजिए प्रदर्शन। ये एनएसयूआई के लोग मोहन भागवत का विरोध कर रहे हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में। कह रहे हैं यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम जो है वो नहीं रखा जाना चाहिए था। और योगी जी और मोहन भागवत जी की मुलाकात होती है सर तो हमेशा ही चर्चा रहती है, और इलेक्शन हमारे देश में हमेशा ही होता है। देखिए, इलेक्शन भी होता है और अब जब मुलाकात हो रही है तो उसकी पृष्ठभूमि में कहीं न कहीं शंकराचार्य वाला विवाद भी रहेगा। अच्छा, अविवेकानंद सरस्वती को लेके, शंकराचार्य को लेके जिस तरह से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री लगभग एक दूसरे के विरोध में खड़े दिखाई दिए और विरोध में बयानबाजी आई, तो उसकी छाया में यह मुलाकात हो रही है, तो कहीं ना कहीं वो विवाद भी रहेगा। और उस विवाद के मूल में जो हम लोग अक्सर चर्चा करते हैं कि कहीं ना कहीं एक राजनीतिक सत्ता संघर्ष भी चल रहा है, वो भी रहेगा। लेकिन अगर आप इजाजत दें तो 2 मिनट मोहन भागवत जी की उस बात पर कहना चाहूंगा जो हिंदू सभ्यता और संस्कृति के बारे में उन्होंने कही। देखिए, ये तो आंकड़े बताते हैं कि मुसलमानों की जनसंख्या वृद्धि दर हिंदुओं से ज्यादा है, और जब जनसंख्या की रफ्तार किसी समुदाय की बढ़ने की ज्यादा होगी तो डेमोग्राफी चेंज होगी। डेमोग्राफी चेंज होगी तो पॉलिटिकल सिस्टम पर भी उसका असर दिखेगा। तो वो एक अलग मुद्दा है और उसको नजरअंदाज आप नहीं कर सकते। लेकिन मोहन जी ने जो बात एक और कही कि हिंदू सभ्यता को, या संस्कृति को खतरा दूसरों से ज्यादा अपने आप से है। 3 बच्चे की बात आती है, लेकिन एक बड़ा संकट हिंदू समुदाय के सामने, हिंदू समाज के सामने ये है कि लगातार देर से विवाह करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। उसके कारण कैरियर हो सकता है, शिक्षा हो सकती है, बाकी प्रतिस्पर्धाएं हो सकती हैं, उसके चलते भी समस्या है। और क्योंकि वर्किंग कपल का दौर बढ़ रहा है तो उनकी प्रायोरिटी कैरियर रहती है, बच्चे पैदा करना सेकेंडरी चीज हो जाती है। सर मैं तो ये पूछ रहा हूँ, देश के नेतृत्व की ये प्रायोरिटी होनी चाहिए क्या कि वो ये तय करे कि कौन कितने बच्चे पैदा करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन मोहन जी ने एक बात जो कही, वो तो कई बार कह चुके हैं कि जो मुसलमान हैं, आप अपने बच्चों से कहेंगे 3 बच्चे पैदा करें, राजी जी कहेंगे अपने लड़के से 3 बच्चे पैदा करो? मैं नहीं कहूंगा, लेकिन वो जो आप कहेंगे, लेकिन वो जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो कह रहे हैं ना कि हिंदू हैं सभी, लेकिन ये उन समुदाय के नेताओं की तरफ से आनी चाहिए, चाहे मुसलमान हो या ईसाई हो, कि इस देश में रहने वाले सभी भारतीय हैं और मूलतः हिंदू हैं। वो कन्वर्ट होकर के अन्य धर्मों में गए हैं, पूजा पद्धति उनकी अलग हुई है। सर लेकिन एक चीज बताइए, ये कंफ्यूजन क्या है? अमित शाह जी कहते हैं कि आबादी जो है, अमित शाह जी कहते हैं कि आबादी बढ़ने से मुसलमानों की आबादी नहीं बढ़ी है, घुसपैठियों से बढ़ी है, और बहस हो रही है डेमोग्राफी की पैदा होने से। तो पहले खुद तो क्लियर कर ले सरकार बैठ के। सर आगे बढ़ जाऊं, बहुत सारी खबरें हैं सर। रेट भी हायर रहा है, डिकेडल ग्रोथ भी हायर रहा है, दोनों बातें हैं सर, दोनों रहे हैं। ये तो अच्छा, अब थोड़ी मैं आपको, वैसे चूंकि शंकराचार्य जी बात वाली सर ने कह दी तो मैं उस पर एक खबर दे दूं आपको बस, कि कल शायद यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी ने कहा था कि अभी मुक्तेश्वरानंद जी के बटुकों के साथ छोटी उटी खींच के जो दुर्व्यवहार हुआ वो नहीं होना चाहिए था। तो इस पर समाजवादी पार्टी ने कहा कि ऐसा है तो पहले इस्तीफा दें, पहले फिर इस सरकार में ना रहें अगर ऐसा है तो। फिर अखिलेश जी की बात आपको बताता हूं। सारी ऑपोजिशन पार्टियां चुनाव के वक्त जो है वो चुनाव आयोग को गालियां देने का हमारे यहाँ रिवाज आ चुका है, और वो फिर चुनाव आयोग के पास ही शिकायत करने जाती हैं। इसमें आपने बिहार से देखा था तो आरजेडी टीएमसी के लोग वहीं जाते हैं। अब अखिलेश यादव भी गए। अखिलेश यादव ने समय मांगा था चुनाव आयोग से मिलने का, और अखिलेश यादव ने पूरा खबर दिखा दीजिए मुझे। समाजवादी पार्टी के विधायक आज फॉर्म 7 की शिकायतें लेकर चुनाव आयोग जाएंगे, उनकी तरफ से प्रोटेस्ट भी किया जाएगा। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग और बीजेपी की मिलीभगत का आरोप लगाया है। उन्होंने चुनाव आयोग के दफ्तर पर बीजेपी का झंडा लगाने की सलाह दी है, और वो ये आरोप लगा रहे हैं कि केवल और केवल यूपी के एसआईआर में मुसलमानों, पिछड़े वर्गों, दलितों और आदिवासियों के फॉर्म 7 के माध्यम से नोटिस भेजकर उनके नाम जो है वो काटे जा रहे हैं। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इस वर्ग में जो है खासकर वो लोग हैं जो पढ़ लिख नहीं सकते, तो नोटिस आएगा, उनको पता भी नहीं चलेगा कि नोटिस आ गया और कब उनका वोट जो है वो कट गया। चुनाव आयोग से समय मांगा है और चुनाव आयोग का समय मिलते ही हमारा डेलीगेशन जाएगा, क्योंकि केवल मुसलमानों का,
केवल पिछड़ों का, केवल दलितों का, आदिवासियों का, और खासकर जो पढ़ाई लिखाई नहीं समझ सकते हैं, जो हमारे पिछड़े हैं, चाहे वो निषाद हों, कश्यप हों, बातम हों, राजभर हों, प्रजापति हों, पाल हों, तमाम जातियां जो गरीब हैं और जो पढ़ नहीं सकते, उनका ये तरीका निकालने के फॉर्म 7 से नोटिस दो। और अब क्योंकि फॉर्म 7 में पकड़े जा रहे हैं, तो फॉर्म 7 जो गलती कर रहे हैं उसमें कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, अब ये नोटिस भिजवा रहे हैं, जिससे गरीब आदमी अपना काम छोड़ के फॉर्म भरने लगे। अब ये खैर एसआईआर तो पूरे देश में ऐसे ही होता है। खैर उनका आरोप है, कोई बड़ा स्पेसिफिक आरोप है, बात करेंगे। उनके चाचा जी अखिलेश यादव वो थोड़ा और आगे बढ़ गए। उन्होंने कहा कि हमको मालूम है ये फॉर्म छप कहां रहे हैं, फॉर्म 7 भरा भरा है फॉर्म, नोएडा और लखनऊ में कहां छपता है हमको मालूम है, और ये वहां से भर के फॉर्म जो है छाप कर भरकर फिर भेजा जाता है अपलोड करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग ही ये फार्म बांट रहे हैं और सरकार करा रही है। और मुझे तो ये भी मालूम है लखनऊ में कहाँ छप रहे, नोएडा में कहाँ छप रहे, और छप के सरकार बंटवा रही है। तो ये सब सरकार ही करा रही है। और देखिए जहाँ जहाँ BLO ठीक काम कर रहे हैं वहाँ पर BLO को हटाया भी जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के लोग धमका भी रहे हैं, कहीं कहीं पिटाई भी करी है। और थाने में जाओ तो अब मतलब अखिलेश जी की दौड़ भी लगी इलेक्शन कमीशन के दफ्तर। तो अच्छी बात है, देखिए शिकायत तो वही करनी पड़ेगी ना जो आदमी काम कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये कि गाली भी उसी को देना, पहले गाली देना फिर जाके उसी से मिलना। अब वो कह रहे हैं कि फॉर्म छप के बट रहे हैं, पुराना आरोप है वैसे उनका, और मुसलमानों के और पिछड़ों के ही कट रहे हैं। देखिए मैं फिर कह रहा हूं, SIR प्रक्रिया में बहुत से लोगों को बहुत सी मुश्किल हो रही है। परेशानी जो BLOs हैं, चूंकि उनको बहुत कुछ नहीं पता है, वो अध्यापक हैं, प्रशिक्षित उस तरह से नहीं है, कई लोग मोबाइल भी उस तरह से चलाना नहीं जानते, वेबसाइट 3 बार वो अपने सीनियर से पूछ के बताते हैं कि अच्छा हम बताते हैं, ये सब मुश्किल है। लेकिन जब अखिलेश जी ये कह रहे हैं ना कि मुसलमान, दलित, पिछड़ा, उनका वोट काट दिया जा रहा है, कैसी बात कर रहे हैं भाई? इस देश में हो क्या गया? मतलब क्या, मतलब सब कोई वो 80%, 90% भी कहते हैं, हालांकि उतना है नहीं, जनगणना आएगी तो मामला पलट जाएगा बहुत कुछ। मैं इसको मतलब सार्वजनिक तौर पर कह रहा हूं, फिर शायद ये 85-15 और 80-20 की बातें ही खत्म हो जाएगी। लेकिन क्या इस तरह से कहना कि इस जाति का वोट कट रहा है बिना किसी आधार के, और मैं उनकी वो सूची देख रहा था, कहीं निषाद, कहीं मल्लाह, मतलब ये लिखने का तरीका भी नहीं, कहीं पासी, कहीं पासवान। भैया क्या करना, राइम के लिए आप कुछ भी करोगे, एक ही जाति को अलग अलग नामों से पुकार कर कहोगे उनका कट गया है। मैं फिर कह रहा हूं, सभी राजनीतिक दलों को SIR ठीक से हो, सूची ठीक से आए, जिनका छूट जाए वो जेन्युइन है तो उसको भरवाएं। चुनाव आयोग को भी चाहिए कि उसके लिए प्रॉपर एक्सरसाइज करे। असम वाली खबर आपको बता देता हूं, कल तक वो डेवलपिंग खबर थी, अब पूरी तरह डेवलप हो गई है और कांग्रेस के लिए गलत हो गया है। असम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भूपेन बोरा ने राहुल गांधी से 15 मिनट बात करने के बाद भी अपना इस्तीफा जो है उन्होंने वापस नहीं दिया, और अब कल उनकी मुलाकात हो गई हिमंता बिश्व शर्मा से, उनके घर जाकर के वो मिले, और हिमंता बिश्व शर्मा ने उनकी मौजूदगी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान कर दिया कि 22 फरवरी को वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे। इससे पहले 16 फरवरी को भूपेन बोरा ने इस्तीफा दे दिया था कांग्रेस से, उन्हें बहुत मनाया गया, राहुल गांधी ने भी उनसे डायरेक्ट बात की, फिर उन्होंने कहा मैं सोच के बताऊंगा, लेकिन अब वो सोचते उससे पहले हिमंता बिश्व शर्मा मिल गए, या सोच वो पहले चुके थे, तो ये बस होना ही था, तो ये हो गया। हिमंता जी की बात सुन लीजिए। पहले से तय था। He is leaving Congress, or he has left Congress already. He will join BJP on 22nd February. So we are very happy to have him in our party, and Bhupen Bora will be given all sort of respect, dignity, and will always respect his teacher. आप लोग सब जानते हैं कि रकीबुल हुसैन जैसा लोगों को हमारा असामीज मेन स्ट्रीम का लोग नफरत करते हैं। अगर उनको आप माजुली में लेके जाते हो, जो हमारा आध्यात्मिक का सेंट्रल पीड है, सेंट्रल प्लेस है, तो असामीज लोग आपको क्या बोलेगा कि तुम कौन सा पार्टी कर रहे हो?
ये जो इन्होंने नाम लिया ना भी रकीबुल हसन, एक्चुअली ये बहुत बड़ी वजह है भूपेंद्र बोरा के इस्तीफे की। ये रकीबुल हसन वो हैं, सांसद हैं धुबरी से। आपको मालूम है देश में 2024 के इलेक्शन में सबसे ज्यादा मार्जिन से जो कुछ सीटें जीती गई थी उसमें एक धुबरी की सीट 10 लाख वोट से रकीबुल हसन जीते थे। और वो रकीबुल हसन, इनका ये कहना है भूपेंद्र बोरा का कि गौरव गोगोई प्रदेश अध्यक्ष हों, चीफ मिनिस्टर के चेहरा हों, कुछ भी हों, असम में कांग्रेस का सब कुछ मतलब रकीबुल हसन है। और इनको मेन प्रॉब्लम रकीबुल हसन से हो रही थी, इसलिए उन्होंने मुस्लिम तुष्टिकरण के आरोप भी लगाए थे। उसके जीतने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हराया किसको? बदरुद्दीन अजमल को हराया, जो इसकी तूती बोलती थी। और उस इलाके में एक दगदगा है, वो उस आदमी को हरा करके वहां पर वो जीता है। ये बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट। इस पर भूपेंद्र बोरा का भी आज का बयान है कि क्यों छोड़नी पड़ी मुझे कांग्रेस पार्टी। 9 फरवरी को रात एक वीडियो कॉन्फ्रेंस हुआ, जितेंद्र सिंह जी और असम का सारे जो 6 लीडर है, मैं भी था, मीटिंग हुआ, डिसीजन हुआ कि अलायंस फिर बनाना है, कुछ दूसरा कोई आदमी नहीं कर सकता है, क्योंकि ये भूपेंद्र बोरा का ब्रेन सेल था, सबका साथ भूपेंद्र बोरा का रिश्ता अच्छा है, भूपेंद्र बोरा ही अलायंस बनाएगा। मैंने मना भी किया था मीटिंग में, लेकिन मुझे जबरदस्ती किया गया जो ये पार्टी का डिसीजन है, यू विल हैव टू डू इट। तो मैंने मान लिया पार्टी का डिसीजन है, पार्टी का हित में काम करना है। 11 तारीख रात गौरव गोगोई ने मुझे फोन करके बोला जे दादा आप अकेला नहीं, रकीबुल हसन को भी साथ ले लीजिए। मैं बोला ये तो मीटिंग का डिसीजन नहीं है। 13 तारीख को सुबह वो अनाउंस कर दिया गौरव गोगोई, जब भूपेंद्र बोरा ने गलत प्रेमी पैदा करा है, वो अकेला नहीं है, रकीबुल हसन भी साथ। मैंने बोला तुम पब्लिकली क्यों बोला, तुम मुझे इतना पब्लिकली ह्यूमिलेट क्यों किया? कोई जवाब नहीं है। तो पहले भी 20 में 1 महीना पहले मैं गौरव गोगोई को एक चिट्ठी लिखा था, प्लीज डोंट कंपेल मी टू एड्रेस ए प्रेस मीट अगेंस्ट यू। और वो जो चिट्ठी में गौरव गोगोई को लिखा था 1 महीना पहले, वो चिट्ठी भी मैं जितेंद्र सिंह और देवव्रत शइकिया सीएलपी लीडर को दिया था, रेस्पॉन्ड नहीं मिला। इसका मतलब क्या है? तो जो करना है करो। तो रिजाइन किया, हाईकमान को बताया जो ये बात। तो रकीबुल हसन एक मुख्य वजह बने, और दूसरी वजह उन्होंने कहा कि मैंने तो पहले चिट्ठी 1 महीना पहले चिट्ठी लिखी थी, मुझे जवाब नहीं मिला। इसका मतलब मैंने तो यही समझा कि जो करना है करो, तो ठीक है, जो समझा मैंने वो कर दिया। राहुल गांधी के 15 मिनट फिर नहीं इनको लेने चाहिए थे ना, राहुल गांधी को नहीं देने चाहिए थे 15 मिनट तब। विजय जी, नहीं, राहुल गांधी ने अपनी कोशिश की, और राहुल गांधी नहीं, मुझे जानकारी मिली मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की भी बात हुई है उनके साथ, भूपेंद्र बोरा के साथ, दोनों की बात हुई है। फिर भंवर जितेंद्र सिंह और उन लोगों ने उसमें सारे काफ़ी देर मतलब बातचीत चली है, और उन्होंने कहा कि मैं अपना फैसला चलता रहता है, पॉलिटिक्स में कोई इतना गंभीर बात नहीं है। और पार्टी वहाँ पर रूलिंग पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और इतने विनम्र चीफ मिनिस्टर हैं, तो उनके साथ तो उनके कोई ह्यूमिलेशन होगा नहीं भूपेंद्र बोरा का। सबका अपना अपना फैसला, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन उन्होंने कहा मुझे पार्टी से रिस्पॉन्स ही नहीं मिला। ठीक है, लेकिन राहुल गांधी तक ने तो बात कर ली। हम लोग चर्चा करते कि राहुल गांधी फैसला नहीं करते, बात नहीं करते। कल भी मैं कह रहा था कि राहुल गांधी से मिलना बहुत मुश्किल काम है, और मैं इसको कोई बहुत गंभीर बात नहीं मानता। चुनावों के वक्त में सबका आना जाना चलता रहता है, और असम में हेमंता शर्मा के आने की संभावना ज्यादा है, तो सब लोग अपना अपना वो आपने बात ठीक है, चुनाव में बहुत लोग आते जाते हैं, लेकिन क्या ये रिफ्लेक्ट कर रहा है गांधी मतलब राहुल गांधी की लीडरशिप पर कि उन्होंने कैसे मैनेज किया इसको? देखिए, रिफ्लेक्शन तो डेफिनेटली राहुल गांधी की लीडरशिप पर है, और क्योंकि असम की बात हो रही है तो हमें नहीं बोलना चाहिए कि हेमंता बिस्वा शर्मा भी राहुल गांधी की जो कार्यशैली है उससे नाराज होकर के ही कांग्रेस छोड़ गए थे, जो कारण उन्होंने उस समय बताया था। और अब फिर वही असम हो रहा है, लेकिन इस बीच में और बहुत कुछ हुआ है। ज्योतिरादित्य सिंधिया चले जाते हैं, आरपीएन सिंह चले जाते हैं, रवनीत बिट्टू चले जाते हैं, मतलब ये लिस्ट इतनी लंबी है। और ये वो लोग हैं, हेमंता बिस्वा शर्मा को छोड़ दें तो, जो टीम राहुल माने जाते थे। अगर टीम राहुल के सदस्य भी राहुल पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, या राहुल उनको आश्वस्त नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी की लीडरशिप को लेकर सवाल उठेंगे, और उनको आत्मचिंतन करना चाहिए। आपको मैं बताऊं कि फ्रांस के राष्ट्रपति जो हैं वो इस वक्त भारत के दौरे पर हैं, और कल वो मुंबई में थे पूरा दिन, आज वो दिल्ली आए हुए हैं। पहले तो ये तस्वीरें देख लीजिए, जॉगिंग, कल उन्होंने मुंबई में जॉगिंग भी की है, मरीन ड्राइव पर भी वो गए, तो वो तस्वीरें थी। ठीक है, अच्छा लगता है कोई विदेश का नेता आ रहा है और वो इतना फ्री महसूस कर रहा है अपने आप को कि भारत की सड़क पर वो यूं ही निकल पड़ा। बहुत ज़्यादा कोई तामझाम भी जो है उनके आगे पीछे वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये हुआ। फिर इसके बाद फिर वो कल जो थे वहाँ गए, ताज होटल भी गए। ताज होटल में उन्होंने 26/11 के विक्टिम्स को 2007-8 में जो मुंबई में हमला हुआ था उसके
जो लोग उसमें मारे गए थे उनको और उनकी पत्नी ने जो है वो श्रद्धांजलि भी दी। ये उस वक्त की तस्वीर है जब वो ताज होटल गए थे। तो उनका पहला पड़ाव मुंबई था इस बार। आज जो है उनको आना है दिल्ली। ये तस्वीर है, आजकल एक कार वाली तस्वीर भी मैंडेटरी हो गई है, लेकिन अच्छी लगती है ये तस्वीर कि कैसे विदेशी नेताओं के साथ एक आत्मीयता के माहौल में बातचीत करते हैं नरेंद्र मोदी। ये वो तस्वीर हो गई। तो ये तो विजुअल था अभी तक का। अच्छा, एमेनुअल मैक्रोन वो उन्होंने भारत के साथ फ्रांस के रिश्तों को लेकर के जिस गर्मजोशी और गर्माहट से बात की है, ये कम होता है। वो मैं आपको भी सुनाऊंगा, लेकिन पहले कंट्रोवर्सी, क्योंकि इनको आज दिल्ली में आना है। आज दिल्ली में भारत मंडपम में जो एआई समिट चल रहा है, और ये अभी तक एआई के जितने बड़े कार्यक्रम पूरी दुनिया में हुए हैं उसमें सबसे बड़ा कार्यक्रम है। बाकी जगहों पर चंद हजार लोग आते थे, यहां बहुत डेलीगेट्स की संख्या बहुत ज्यादा है, कंपनियों की संख्या बहुत ज्यादा है। अब विवाद क्या हुआ जिसको हवा दी राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने यह लिखा कि इंस्टेड ऑफ लिवरेजिंग इंडियाज टैलेंट एंड डेटा, भारत के टैलेंट और डेटा का भारत के भले के लिए इस्तेमाल करने की बजाय एआई समिट एक डिसऑर्गेनाइज्ड पीआर स्पेक्टिकल बन गया है। मतलब यहां बहुत अफरा तफरी है, अव्यवस्था है इस समिट के अंदर और भारत की बदनामी हो रही है। इंडियन डेटा इज अप फॉर सेल एंड चाइनीज प्रोडक्ट्स आर शोकेस्ड। इसमें भारत अब चाइना के प्रोडक्ट्स को अपना बता के दिखा रहा है। अब ये आरोप भारत पे नहीं है, एक कंपनी पर, ये एक इंस्टीट्यूशन पर है। हुआ ये कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी भी यहां पर आए लोगों में से एक डेलीगेट है और उसने एक रोबोट दिखाया कि ये रोबोट जो है ये हमने डेवलप किया है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने, बड़ी यूनिवर्सिटी है, मुझे नहीं पता अब ये नॉर्थ के अलावा साउथ में भी है कि नहीं, नॉर्थ में तो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। अब गलगोटिया यूनिवर्सिटी पर चीनी रोबोडॉग को इसको अपना बताकर पेश करने का आरोप लगा। ये तो चीन ने बनाया था। गलगोटिया यूनिवर्सिटी के स्टॉल पर इस रोबोटिक डॉग को शोकेस किया जा रहा था। वहां मौजूद प्रोफेसर से जब इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि इसे उनकी यूनिवर्सिटी ने डेवलप किया है। लेकिन जैसे ही तस्वीरें थोड़ी वायरल हुई, चली सोशल मीडिया पर, तो एक्सपर्ट्स ने इसे चीनी कंपनी का प्रोडक्ट बता दिया। गलगोटिया यूनिवर्सिटी जिसे अपना बता करके दिखा रही है रोबोटिक डॉग, वो बाद में कहा जाने लगा कि ये तो चीनी कंपनी यूनिट्री का GO2 मॉडल है और 2-3 लाख रुपए में बाजार में अवेलेबल भी है। इसको गलगोटिया यूनिवर्सिटी अपना बनाकर पेश करिए। तो राहुल गांधी वही कह रहे थे कि चाइनीज प्रोडक्ट्स को शोकेस किया जा रहा है अपना बता करके। तो क्या मतलब है इस एआई का? तो अब इस पर लेकिन गलगोटिया की तरफ से सफाई भी आई है। वो अभी भी इंसिस्ट कर रहे हैं कि इसको हमने डेवलप किया है। This is Orion. You need to meet Orion, and this has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. I would also like to take a moment to brief you about Galgotias University. We are the first private university investing more than 350 crore rupees in artificial intelligence, and we have a dedicated data science and artificial intelligence block on the campus. So Orion has been developed by the Center of Excellences, and किसी भी कंट्री के किसी भी तरह के प्रोडक्ट को अपना नहीं बताया। हमने बस ये बताया कि हम हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में क्या काम करते हैं, हम हमारा एआई इन्वेस्टमेंट्स कहाँ और कैसे कैसे करते हैं, हमारे पास क्या सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस है, हम क्या प्रोक्योर करते हैं, हम बच्चों को किस तरह की टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, कैसी विसिनिटी में उनको लगते हैं, क्या एक्सपोजर देते हैं। वही कल कहा गया, शायद ठीक तरह से कहा नहीं गया, शायद ठीक तरह से समझा नहीं गया। गलगोटिया की वजह से देश का नाम बहुत रोशन हुआ है सर। मैं पहले भी कह चुकी हूँ, आप आइए हमारी यूनिवर्सिटी, हमने देश को पैरालंपियंस दिए हैं हमारे, ठीक है। गलगोटिया ने देश को बहुत सारे अच्छे रिसोर्सेज दिए हैं, जगह जगह पर वो अपना योगदान दे रहे हैं, और गलगोटिया यूनिवर्सिटी एक बहुत रिस्पॉन्सिबल एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है। इट इज अ लेगेसी सर। आप ऐसे यूनिवर्सिटी को जो टार्निश, उसकी इमेज को टार्निश करने के लिए जो शब्दों का प्रयोग करें, मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़े रिस्पॉन्सिबली हम अपने शब्दों का चयन करें, क्योंकि एक छोटी इररिस्पॉन्सिबल हरकत से बहुत इंटरनेट हैज बीन टेकन टू स्टॉर्म बाय ऑल द रॉन्ग रीजंस। सवाल ये नहीं है, जो मैडम प्रोफेसर थी उन्होंने जो बातें बोली अपनी सफाई में, गलगोटिया यूनिवर्सिटी की प्रेस्टीज पर वो बात करने लगे हमने पैरालंपियंस दिए हैं। क्या ये एक्चुअल प्रोडक्ट जो उन्होंने बताया वो अपना क्लेम किया था कि हमने डेवलप किया या नहीं? तो कंपनी की तरफ से तो किया गया था, आपने अपने स्टॉल पर इसको लगाया क्यों था? अब वो स्टॉल बंद कर दिया गया। मैं ये भी आपको बता दूं, गलगोटिया का स्टॉल जो है उसको बंद कर दिया गया है, वो भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। लेकिन एक मेजर एम्बैरेसमेंट तो है ही, कोई भी क्यों, ये एक प्राइवेट एंटिटी है, पहले तो इसका सरकार से कोई लेना देना नहीं, एक प्राइवेट एंटिटी है। लेकिन जब रजिस्ट्रेशन होते हैं तो कुछ पूछताछ होती होगी कि आप अपना स्टॉल लगा रहे हो, क्या दिखाओगे, क्या बताओगे, विदेशी लोग भी आएंगे, हो सकता है आपसे क्वेरी करें,
तो वहां हो सकता है इन्होंने ये बताया हो, अगर बताया तो वेटिंग भी होनी चाहिए थी। मुझे नहीं मालूम प्रोसीजर क्या है, मगर ये एक एम्बैरेसमेंट है और ये आरोप सही है। इसका सबूत ये है कि स्टॉल जो है उसको बंद कर दिया गया। त्रिपाठी जी, क्या पता लगा और आपको इसमें? देखिए, सबसे पहले तो ये कि जिसको कहते हैं ना कि चोरी और सीना जोरी, जिस तरह की बेशर्मी गलगोटिया दिखा रहा है, इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हुई, ये प्रश्न है। अभी खबरें ही आई हैं कि पवेलियन से हटा दिया गया, हालांकि उसी पवेलियन पर गलगोटिया के लोगों का है कि हमें अब तक ऐसी कोई सूचना नहीं। दूसरा, गलगोटिया की ये लाइन बड़ी गजब है, व्हाट वी आर बिल्डिंग आवर माइंड्स दैट विल सून डिजाइन, इंजीनियर एंड मैन्युफैक्चर सच टेक्नोलॉजीज राइट हियर इन भारत। तो भैया, डॉक्टर ने बताया था कि आप उत्साह में आकर, जब एआई इंपैक्ट समिट में लाखों लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और मतलब एक नहीं जाने कितने हमारे मॉडल हैं, उन मॉडल्स ने तहलका मचा रखा है, कमाल कर रखा है। सर्वम एआई, सॉकेट एआई, जिनानी.ai, GN.ai, अवतार एआई, IIT बॉम्बे का जो पवेलियन है, जेन लूप है, जेनेटिक है, जोहो वैसे भी कमाल कर रहा है। हमारी अपनी टेक्नोलॉजी जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है उसके लोग कमाल कर रहे हैं, और उसमें इस गलगोटिया विश्वविद्यालय की वजह से जो चोरी का, और इसको मैं इसलिए कह रहा हूं चोरी क्योंकि आपने पहले कहा कि हमारा बनाया हुआ 350 करोड़, अरे आपने डेटा बिल्डिंग बना ली डेटा सेंटर के लिए डेडिकेटेड, तो उससे क्या रोबोट बन जाएगा क्या? और उसको आपने नाम भी दे दिया। अगर उनका था तो यूनिट्री का वही मॉडल, वही नाम क्यों नहीं रहा? केवल एक ये बात नहीं हुई, जैसे अभी एक राहुल गांधी ने अव्यवस्था की बात भी उठाई। जो फर्स्ट डे था वो एक्चुअली काफी अफरा तफरी थी, उसके लिए इनफैक्ट जो हमारे मिनिस्टर हैं हरीश वैष्णव जी, उन्होंने उसके लिए पब्लिकली अपोलोजाइज भी किया कि पहला दिन था, बहुत ज्यादा लोग डेलीगेट्स आए हुए थे, तो कुछ अव्यवस्था हुई है, कुछ लोगों का सामान वामान भी वहां से चोरी हुआ। ये बात भी कही गई इस पे एक अच्छा आपने बताया, ये धनंजय यादव हैं, नियो सैपियन के को फाउंडर और सीईओ हैं। इन्होंने ही फर्स्ट डे के कियोस्क पे बहुत लंबी पोस्ट लिखी थी, लेकिन डे 2 का इन्होंने लिखा है, डे 2 ऑफ एआई इंपैक्ट समिट ट्रूली डिलीवर्ड ऑन इट्स प्रोमिसेस। ठीक है, तो मतलब जो केओस, जो गड़बड़ हुई वो दुरुस्त हुई, और ये शायद किसी की उम्मीद में नहीं रहा होगा कि इतना बड़ा समिट हो जाएगा, इतने लोग वहां जाएंगे, और पहले दिन तो केओस जमकर हुई। चलें, ठीक है, लोग मतलब कार्ड, उसके बाद चीजें ठीक जिनके हो पास गई। वो इन्विटेशन था वो भी अंदर नहीं जा पाए, पता नहीं कौन सी सिक्योरिटी। एक कंट्रोवर्सी बड़ी अजीब सी हुई, लेकिन ये अभी आपको देख लेनी चाहिए कि मुंबई में क्योंकि इमैनुअल मैक्रोन थे, तो शिवसेना यूबीटी के नेता हैं संजय राउत, उन्होंने कहा कि मुंबई में फ्रांस के राष्ट्रपति के स्वागत में जो तस्वीरें लगाई गई हैं, खासतौर पर शिंदे सेना की वजह से, ऐसा लग रहा है कि फ्रांस के राष्ट्रपति नहीं, देश के राष्ट्रपति मुंबई आए हुए हैं। ये बात उन्होंने कही है, और उन्होंने कहा कि कम से कम कहीं तो कोई एक सीमा रखनी चाहिए, हर चीज को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। भाई मुंबई में फ्रांस का राष्ट्रपति आया, होर्डिंग लगी, तो उन्होंने कहा कि इसको पब्लिसाइज नहीं करना चाहिए। देखा होगा पूरे मुंबई में भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट ने ये मैक्रोन के स्वागत के दो पोस्टर और होर्डिंग और बैनर लगाए हैं सब जगह पे। लगता है मैक्रोन फ्रांस का अध्यक्ष नहीं है, भारत का अध्यक्ष है। क्या राजनीति है, ये पागलखाना बन गया है ये लोगों का। किसी भी विषय का राजनीतिकरण करना ये उनसे सीखी है। अब मोदी जी दिखाएंगे मैक्रोन को, देखो मेरे पार्टी ने आपका कैसा स्वागत किया है। विदेशी मेहमान का स्वागत पार्टी नहीं करती, सरकार करती है। लेकिन यहाँ तो इतना शिंदे जी की तस्वीर। सर, है इसमें कोई कंट्रोवर्सी है या संजय राउत जी ने कुछ बोलना ही था तो बोला? मुझे लगता है कि संजय राउत जी को भी सोचना चाहिए कि हर मुद्दे पर राजनीति करना, हर मुद्दे पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है। कोई भी दूसरे देश का राष्ट्राध्यक्ष आता है, हम दिल्ली में भी देखते हैं, एयरपोर्ट से लेकर दिल्ली 11 जो वीआईपी दिल्ली कही जाती है, वहां जगह जगह आपको होर्डिंग्स लगे मिल जाते हैं, वेलकम का जेस्चर है। हर मुद्दे को आप राजनीति करेंगे, राजनीति की दृष्टि से देखेंगे, इससे कोई एक ना देखी पार्टी के वोट नहीं बढ़ने वाले, कोई बीजेपी को उसका राजनीतिक लाभ नहीं होने वाला। स्वागत पार्टियां नहीं करती, सरकार करती है। तो ऑब्वियसली सरकार की तरफ से लगाते हैं। अगर पार्टी ने भी लगा दिया किसी ने, तो इसमें ऐसी क्या प्रतिक्रिया देने वाली बात थी कि आप उसको उस लेवल तक ले जाएं। ठीक है। अच्छा, इमैनुअल मैक्रोन इस वक्त दिल्ली में, मैं आपको बता दूं, और दिल्ली में चल रहे एआई इंपैक्ट समिट में आज वो शामिल होंगे। उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और मैक्रोन के बीच कल मुंबई में द्विपक्षीय बातचीत हुई थी, वहां कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें हुई हैं। राफेल फाइटर जेट, हैमर मिसाइल, एक हेलीकॉप्टर, इन सब को लेकर डील साइन हुई हैं। भारत और फ्रांस मिलकर एक ऐसा हेलीकॉप्टर बनाएंगे जो दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। ये एयरबस का हेलीकॉप्टर है, H125 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर। ये अभी तक जो है फ्रांस बनाता था, अब भारत
HAL इसके साथ वो उसको मिलकर बनाएगा। इसकी फाइनल असेंबली लाइन का उद्घाटन भी कर दिया गया है। इसके अलावा राफेल 114 खरीदने जा रहा है भारत, हो सकता है उसकी डील भी हो जाए। और उसके अलावा एयर टू एयर मिसाइल, हैमर मिसाइल, जिसका ऑपरेशन सिंदूर में बहुत इस्तेमाल किया गया था, वो भी भारत और फ्रांस अब मिलकर डेवलप करेंगे। BEL और इसकी जो कंपनी है, पेरेंट कंपनी, उनके बीच भी करार हो गया। और एक बहुत विशेष बात, प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया कि वो भारत और फ्रांस की पार्टनरशिप को अब ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में, स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में उसको तब्दील कर रहे हैं। ये स्टेटस भारत ने ऑफिशियली केवल रूस और जापान को दिया हुआ है, जो स्टेटस अब दे दिया गया है फ्रांस को भी। यह बताता है फ्रांस से रिश्ता भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है। हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन का उद्घाटन इस गहरे विश्वास का एक और उज्जवल उदाहरण है। हमें गर्व है कि भारत और फ्रांस मिलकर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाइयों तक उड़ान भरने वाला विश्व का एकमात्र हेलीकॉप्टर भारत में बनाएंगे और ये पूरे विश्व को एक्सपोर्ट भी करेंगे। यानी इंडिया फ्रांस पार्टनरशिप नोज नो बाउंड्रीज। अब इसके बाद देखिए क्या कहा मैक्रों साहब ने। मैक्रों साहब ने लंबी लिस्ट गिनाई, देखिए इसका सीईओ भारतीय, इसका सीईओ भारतीय, इसका सीईओ भारतीय। उन्होंने कहा कि भारत इनोवेशन में हिस्सा नहीं लेता, भारत इनोवेशन को लीड करता है, ये उन्होंने कहा। इसके अलावा उन्होंने और बहुत बातें की। उन्होंने कही कि चाहे आप फाइटर जेट्स की बात कर लें, उसके इंजन्स की बात कर लें, आप सबमरीन्स की बात कर लें, हेलीकॉप्टर की बात कर लें, स्पेस की बात कर लें, हर क्षेत्र में भारत के साथ फ्रांस कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो दुनिया में कोई और देश नहीं कहता भारत से, केवल एक दो देश कहते हैं। उन्होंने कहा वी बिलीव इन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। हम भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने में यकीन रखते हैं और करते हैं। जैसा कि उन्होंने कहा, जैसा आप चाहते हैं वैसा हम करते हैं। यह बहुत बड़ी बात है। और फिर उन्होंने कहा जय हो। I cannot think a better place to launch what we are inaugurating today, the India. आज हम जिस भारत फ्रांस इनोवेशन एयर को लॉन्च कर रहे हैं, उसके लिए मुंबई से बेहतर कोई और जगह नहीं हो सकती थी। लेकिन मैं आपसे भविष्य की बात करूं तो उससे पहले मैं आज के फैक्ट्स आपके सामने रख रहा हूं। इस बात को कम करके आंकने की गलती मत कीजिएगा। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट के सीईओ एक भारतीय है, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ भी एक भारतीय है, IBM के सीईओ भी एक इंडियन है, एडोबी के सीईओ भी भारतीय है, पालो आल्टो नेटवर्क के सीईओ भी एक भारतीय है, नोवाटिस के सीईओ भी एक भारतीय है और फ्रांस के बेहद मशहूर ब्रांड्स में से एक शनेल की सीईओ लीना नायर भी यहीं इस राज्य के कोल्हापुर से है। तो दुनिया भर में हो रहे इनोवेशन में भारत सिर्फ भागीदारी नहीं करता, वो लीड करता है। सिलिकॉन वैली से लेकर शनेल तक, तकनीक से लेकर संस्कृति तक, आज भारत विश्व में लीडर है। और प्रिय प्रधानमंत्री, हमारा ये इंडो फ्रेंच ईयर ऑफ इनोवेशन इसी का जश्न मनाने वाला है। Is what this year of innovation celebrates. We are here, we want to be here with you, and we are not leaving. Jai ho, as we say in famous movie. So long live the Indo-French relationship. Thank you very much. और अभी आपकी यूरोपियन यूनियन से डील भी हुई। सर जय हो का नारा लगा रहे हैं फ्रांस के राष्ट्रपति। मुझे बताइए कितनी स्पेशल है ये, और जो हमने अपग्रेड किया है इस रिलेशनशिप का स्टेटस जो केवल जापान और रूस को मिला हुआ था, क्या बताता है दोनों देशों के बारे में? भारत और फ्रांस के बीच में लगातार रिलेशनशिप बेहतर हुई है और खासतौर से स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप। कुछ लोग इसको ये कह सकते हैं कि भाई आप माल खरीद रहे हैं ना, तो आप स्पेशल ग्राहक हैं उनके लिए। अच्छा। है ना, क्योंकि इतनी बड़ी 3,20,000 करोड़ की तो अभी अभी डील किया राफेल को लेकर। लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एक इंपॉर्टेंट काम है जिस पर भारत और फ्रांस के साथ ये काम हो रहा है, जो हर कोई नहीं करता, जो हर कोई अमेरिका बिल्कुल नहीं करता। अमेरिका बिल्कुल नहीं करता। तो इसलिए महत्वपूर्ण, और अमेरिका के साथ जैसे रिश्ते हो रहे हैं उसमें यदि एक और बढ़ा दे, खासतौर से डिफेंस के मामले में फ्रांस की बहुत मजबूत स्थिति है, ताकत है, उससे मैं समझता हूँ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट इस पूरी डील का हिस्सा है। बाकी सब अपना माल बेच रहे हैं। मैं इसको ये दो जो असेंबली लाइन, दो जो जॉइंट प्रोडक्शन हेलीकॉप्टर का और हैमर मिसाइल का, हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है। वो भी इंपॉर्टेंट है। तो वो भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात है। उसमें जिस तरह से आपने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, हालांकि असेंबली लाइन बनाना, मैं कह रहा हूँ कि दोनों के बीच में बहुत बड़ा बदलाव एक तरह से आया है और मजबूती आई है। लेकिन जो मैक्रोन साहब जिस तरह का जिक्र कर रहे थे कि भाई कौन कौन भारतीय
जो है हमारे दुनिया भर में हैं। अब मुझे नहीं पता कि ये हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है या ब्रेन ड्रेन की बात है। क्या हम उनको रोक पाते या रोक सकते हैं, या फिर इसी पर गर्व करें कि वो सारे लोग वहां पर राज कर रहे हैं? दोनों बातें हैं। नहीं सर, गर्व करें और प्रेरित हों, नहीं दोनों बातें हैं कि वो समय था, वो सारे लोग। अब हमारी कंपनियां भी इस मैं अच्छा एक बार अच्छी बात याद दिला दी सर आपने। आज हम लोग ठीक है बड़ी सीरियस डिस्कशन कर रहे हैं। आपको मालूम है आपके टीवी पे क्या ऐड आते हैं? प्रोडक्ट्स के ऐड आते हैं ना। आजकल थोड़ा और जमाना आगे बढ़ गया तो डेटिंग एप्स के ऐड आने लगे। मैंने एक और वो उस पर जो ब्रॉडबैंड पे, जो मेरे घर में ब्रॉडबैंड वाला टीवी है, इंटरनेट वाला टीवी है, उस पर एक ऐड आया। मैं हैरान रह गया देख करके कि भारत यहां पहुंच गया है। मतलब आप कैसे दुनिया तब्दील हुई, मुझे एक झटके में उस एडवर्टीजमेंट से समझ में आया। सर पता एडवर्टीजमेंट क्या था? वो एडवर्टीजमेंट एक ऐसे ऐप का एडवर्टीजमेंट था जो आपको बताएगा आपको किस स्टार्टअप में पैसा लगाना चाहिए और नहीं लगाना चाहिए। समझा आप? किस स्टार्टअप में पैसा लगाएं। हम शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा। वो कह रहा है भारत में इतने स्टार्टअप्स खुल रहे हैं, आपको किसमें पैसा अपना लगाना चाहिए, इसके लिए कंसल्टेंसी का ऐप है, उसका एडवर्टीजमेंट टीवी पे आ रहा है। अब आप अंदाजा लगाइए कहां पहुंच गए हैं। ये छोटी बात है सर? देखिए छोटी बात तो नहीं है, लेकिन एक आप इजाजत दें तो मैं पीछे वाली एक बात पे, फ्रांस वाले मुद्दे पे बोल दूं कि हमेशा क्राइसिस में यदि वेस्ट से यदि कोई एक देश हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा है तो फ्रांस रहा है। जब तारापुर न्यूक्लियर प्लांट के लिए अमेरिका ने यूरेनियम रोक दिया था तो फ्रांस अकेला देश था जिसने इसके लिए कहा। भारत का सिक्योरिटी काउंसिल में सदस्यता हो, इसकी इनिशिएटिव के तौर पर यदि पश्चिम के देशों में से 3 बड़े पावर में से कोई पहला देश था तो ये फ्रांस था, जिसने हमारे लिए कहा था कि भारत को सिक्योरिटी काउंसिल में सदस्यता दी जानी चाहिए। अब रही ये बात, तो देखिए टेक्नोलॉजी के मामले में आज के दिन में यदि आप बात करें तो भारत बहुत आगे निकल चुका है। चाहे वो डिफेंस टेक्नोलॉजी में हो, चाहे ये हम लोग कई चीज़ें जो है वो बात करते हैं तो जो साइंटिस्ट बताते हैं, कहते हैं बहुत सारी चीज़ें तो हम लोग आपको पब्लिक डोमेन में लाते भी नहीं हैं, और जानबूझ करके नहीं लाते हैं क्योंकि दुनिया की नज़र उस पर न रहे। लेकिन हम लोग कई चीजें हम बहुत आगे कर रहे हैं और ये कोई बहुत आश्चर्यजनक बिल्कुल चीज वो तो नहीं ऑपरेशन सिंदूर में भी बताया गया ना कि भाई वो सरप्राइज था दुनिया के लिए। यदि मैं कहूं कि भारत हाइड्रोजन बम जो है, हाइड्रोजन बम की तैयारी कर चुका है, तो ये बड़ा लगेगा कि बहुत बड़ा ये है। अब मैं अब एक थोड़ी पॉलिटिकल खबर पर ले आऊं, क्योंकि एआई समिट पर राहुल गांधी ने सवाल खड़े किए हैं। उससे पहले वो यूएस डील पर सवाल खड़े कर रहे थे। तो बीजेपी के सीनियर लीडर और कृषि मंत्री जो है शिवराज सिंह चौहान, उनका बयान लगा दीजिए। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं राहुल जी आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं, और उससे पहले उन्होंने राहुल जी की सेवा करते हुए कहा कि एक ऐसा व्यक्ति जो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है और फुल टाइम ड्रामेबाज है, वो सवाल पूछता है और वो ट्रेड डील पर किसानों की बात पूछ रहे हैं। इस आदमी ने कभी धूल नहीं देखी, कभी खेत नहीं देखा, जिसको ये नहीं मालूम कि गेहूं की बली ऐसी होती है कि ऐसी होती है, वो आज पूछ रहा है नरेंद्र मोदी से कि तुमने ट्रेड डील में भारत के किसानों को बेच दिया। शिवराज सिंह चौहान, ऐसा सुना था कि पटेल जी ने नेहरू जी के लिए कहा था। जरा बयान ढूंढ लें, शिवराज सिंह चौहान का बयान है हमारे पास। एक तरफ प्रधानमंत्री जी, बताइए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कौन सा परिवार है? सारा देश मोदी जी का परिवार है। वो दिनों रात लगे काम में, लेकिन कुछ लोग उसी में खामियां निकालते रहते हैं, रोज आरोप लगाते रहते हैं। अभी नया सुगुफा छोड़ दिया, बोले समझौता हो गया तो गड़बड़ हो गई, रोज एक आध इधर उधर का सवाल पूछ रहे हैं। मेरे मित्रों, एक नेता है जो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है और फुल टाइम ड्रामेबाज है, ड्रामा ही करता रहता है। ना तो उनको ट्रेड की समझ है और ना ट्रेडिशन की समझ है। जिनने गांव नहीं देखे, गांव की गलियां नहीं देखी, खेत नहीं देखे, खेत की पगडंडियां नहीं देखी, कीचड़ नहीं देखी, धूल नहीं देखी, जिनको पता नहीं गेहूं की बाल ऐसी लगती कि ऐसी लगती। अब वो आरोप लगाने का काम आजकल रोज कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं। मैं आज उनसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं कि मोदी जी ने जो किया है वो तो सारा देश देख रहा है, लेकिन राहुल बाबा आप बताएं कि क्यों आपने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया था?
फिर आगे लंबा है, काफी सवाल पूछे और उन्होंने ये भी पूछा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये गोदामों में अनाज सड़ रहा है, इसको गरीबों में बांट दो, लेकिन आपने सड़ने दिया, उसको बांटा नहीं, और बहुत सी बातें। किसानों के बारे में बात कर रहे थे, वो कृषि मंत्री हैं सर, उन्होंने कहा राहुल जी को हक नहीं है ये बात करने का, इस आदमी को खेत कैसा होता नहीं मालूम। नहीं सौरभ जी, मुझे लगता है तो कुछ ज़्यादा ही नकार वाली स्थिति हो गई। हमारे देश में बहुत सारे नेताओं को नहीं मालूम होगा कि क्या चीज़ कैसे होती है, तो लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन के नाते, एक बड़े दल का एमपी होने के नाते 5वीं बार सवाल पूछने का हक उनको है, लेकिन सवाल पूछने का तरीका क्या हो उस पर जरूर बहस हो सकती है। राहुल गांधी ने अव्यवस्था का सवाल उठाया एआई समिट में, ठीक, अव्यवस्था थी, यहाँ भी लोगों ने कहा, लेकिन अब उसके लिए आप कहें कि हमें कुछ नहीं आता, पीआर एक्सरसाइज थी, तो मुझे लगता है वो गलत है। अव्यवस्था हो सकती है, पहला बड़ा आयोजन है, दूसरे दिन उसमें सुधार दिखाई दिया। और अगर एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन गलगोटिया यूनिवर्सिटी की वजह से कोई एम्बेरसमेंट हुआ, तो उसके लिए आप देश को सवाल कैसे उठा सकते हैं? तो कुल मिलाकर राहुल गांधी को अपनी सवाल पूछने के तौर तरीकों पर जरूर सोचना चाहिए, पूछने का तरीका। दूसरी बात, शिवराज सिंह चौहान कह रहे थे स्वामीनाथन कमेटी के आयोग की रिपोर्ट पर, तो अगर राहुल गांधी ने स्वीकार नहीं की तो क्या मोदी सरकार ने स्वीकार कर ली? वो तो दावा कर रहे हैं हमने लागू कर दी। नहीं, किस तरह कर दी? वो कि जो मुख्य सिफारिश है वो तो हुई लागत क्या लागत का 1.5 गुना जो है वो C2 और किसान को मिले, वो तो कह रहे हैं C2 फार्मूला लागू, वो कह रहे हैं हम लागू कर चुके। नहीं, वो फार्मूले की बहस की बात है ना सर, आपको इसमें कुछ है सर? नहीं, मैं तो ये देख कृषि मंत्री की बात कर, कृषि मंत्री जी जो बात कर रहे हैं वो ठीक है जो बात कर रहे हैं, लेकिन क्या उन्होंने राहुल गांधी के सवालों के जवाब दिए कि नहीं दिए, ये महत्वपूर्ण है। वो अभी तक नहीं मिले। और शिवराज जी कृषि मंत्री हैं, उनको क्या सवाल पूछना है? शिवराज जी इसलिए मंत्री हैं कि उन्हें जवाब देने हैं, या भूमिका ही नहीं समझते क्या आजकल? प्रश्न शिवराज जी को जवाब देने, राहुल गांधी ने क्या सवाल पूछे हैं? बाली तो जवाब नहीं मिले, अभी इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कॉमर्स मिनिस्टर ने। शिवराज जी दे देते, कृषि मंत्री हैं वो तो बता देते। अरे ठीक है, एक छोटा कमेंट त्रिपाठी जी, फिर ब्रेक लें। नहीं, बस मैं यही कहूंगा कि स्वामीनाथन जी का 2016 में देश के बड़े अंग्रेजी अखबार के संपादकीय पृष्ठ पर लिखा हुआ आया था, दूसरों के चक्कर में न पड़े। खुद स्वामीनाथन ने कहा कि जो काम मैं चाहता था यूपीए की सरकार नहीं कर पाई, वो नरेंद्र मोदी की सरकार में और 2 सालों में तब कहा था। तो जितनी ठीक है कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट में बहुत कुछ था, लेकिन बहुतायत जो लागू हुआ है उसको अगर ऐसे एक लाइन में सिर्फ समझा देता हूं कि जमीन की जांच से लेकर किसान को जरूरत के समय पैसे देने तक, वो काम इस सरकार ने किया जो पहले की किसी सरकार ने नहीं किया। आपके देश में एक ऐसा के बगल में एक ऐसा मुल्क है पाकिस्तान, जिसके लिए इंसानी जान का कोई मायने ही नहीं है। प्रधानमंत्री है, फांसी पे लटका दो, आर्मी का चीफ है, डिक्टेटर है, इसको प्लेन के उसमें बम से उड़ा दो, कुछ भी हो सकता है वहां पर। अब जो एक पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ हो रहा है, पूरी दुनिया उसको देख के हैरान है और लानत भेज रही है पाकिस्तान के ऊपर। और मैं सीधे कहूं तो आसिम मुनीर जो वहां का डिक्टेटर नया बन गया है, उसके ऊपर इमरान खान के समर्थक उन्हें अब इमरान खान को किस बात के लिए सरकार को मजबूर करने के लिए इतना हंगामा सड़कों पे कर रहे हैं? केवल डॉक्टर से दिखा दो, इसको अस्पताल में भर्ती करा दो। और आसिम मुनीर वो भी करने को तैयार नहीं है। एक तस्वीर पहले आपको दिखा रहा हूं कि पाकिस्तान में बात कहां तक पहुंच गई है। पाकिस्तान की सड़क पर आर्मी की गाड़ी नहीं चल सकती। इमरान खान के समर्थकों ने आर्मी की गाड़ी रोकी और मैंने ऐसे 2-3 वीडियो और देखे, जहां आर्मी की गाड़ी दिख रही है वहीं पर वो बीच में उसको रोक देते हैं कि तुम तो नहीं जाओगे भाई आगे, बाकी एम्बुलेंस को जाने देंगे, सबको जाने। आधा पाकिस्तान बंद कर दिया है इमरान खान के समर्थकों ने। ये तस्वीरें आप देखिए, लिटरली आधा पाकिस्तान, सड़कें ब्लॉक्ड हैं इस वक्त। सोशल मीडिया पर ट्रेनिंग दी जा रही है कि कैसे सड़कें ब्लॉक करनी है। एक वो आर्मी वाली तस्वीर फिर दिखाइएगा जरा। तो ये देख रहे हैं आप, फौजियों को पाकिस्तान आर्मी की गाड़ी को आगे नहीं बढ़ने दिया जरा। और कुछ प्रोटेस्टर्स की तस्वीरें हैं, वो भी देख लीजिए। सड़क सड़क लोग इमरान खान को रिहा करो के नारे लगाते हुए पूरे पाकिस्तान में इस वक्त घूम रहे हैं। मैंने तुम्हें कहा था कि मैं जब इक़्तिदार से निकलूंगा मैं ज्यादा खतरनाक बनूंगा तुम्हारे लिए। उधर तो मैं बंद था, ऑफिस में सारा दिन काम, वजन तो मेरा बढ़ गया। मैं तो इंतजार कर रहा था कि बस ये आवाम के बीच में आऊं।
मैंने तुम्हें कहा ये इमरान का पुराना वीडियो का ऑडियो लगा के ऑडियो बहुत चलाया जा रहा है, सोशल मीडिया पे वायरल किया जा रहा है। इसमें इमरान खान कह रहे हैं मैं सरकार से जब बाहर हो जाऊंगा तो ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा तुम्हारे लिए, ये कह रहे थे ये जनरलों से। और वो वीडियो ऑडियो लगा करके आप देखिए सड़कों का हाल पाकिस्तान में क्या कर दिया है। लेकिन पाकिस्तान की सरकार क्या कह रही है? पाकिस्तान का होम मिनिस्टर कह रहा है सब कुछ ठीक है इमरान खान के साथ। रिपोर्ट आ गई, रिपोर्ट में कुछ गलत है ही नहीं। पाकिस्तान में इमरान खान की आंख भी ठीक हो रही है, बाकी कोई प्रॉब्लम इनको है नहीं। तो काय का डॉक्टर, काय का अस्पताल? और फैमिली क्या मांग कर रही है? फैमिली मांग कर रही है कि एक पर्टिकुलर अस्पताल का नाम लेकर कि वहां भर्ती कीजिए, और साथ में कह रही है हमारा डॉक्टर साथ रहेगा। पाकिस्तान की सरकार कहती है हमारा तुम्हारा डॉक्टर क्या होता है? डॉक्टर डॉक्टर होता है, डॉक्टर हमारा होगा। पूछा किसी ने कि भाई इनका डॉक्टर आ जाएगा तो प्रॉब्लम क्या है? तो उन्होंने कहा कि इनका डॉक्टर आएगा तो कुछ का कुछ बताएगा, मतलब झूठ बोलेगा इमरान खान की सेहत के बारे में। तो क्यों ना आप पे आरोप लगे कि आप झूठ बता रहे हैं इमरान खान की सेहत के बारे में? आपको पाकिस्तान के होम मिनिस्टर ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी की बात सुनाता हूं। ये जरूर कंसीडर करें कि हमारे पास कितने हजार कैदी हैं, क्या उनके साथ भी हम यही सलूक कर रहे हैं जो इधर हो रहा है? क्या उनको वही फैसिलिटीज मिली हुई हैं जो यहाँ पे मिली हुई हैं? मैं तो आज भी इस चीज के ऊपर बहुत इंसिस्ट करता हूँ कि लोगों को ले जाके जेल में दिखाना चाहिए, जर्नलिस्टों को, कि वहाँ पे जो फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, जो चीज़ें अवेलेबल हैं, वो वहाँ जाके देखें, ताकि एक दफ़ा के लिए सारा किस्सा ख़त्म हो। वो जो खाना वहाँ पे बनता है, सारा कुछ होता है, वो सब कुछ रिकॉर्ड का हिस्सा है। लेकिन नहीं, अभी फ़िलहाल अदरवाइज मैं तो चाहूँ तो बिल्कुल लेके जाऊँ और ये चीज़ लोगों को दिखाऊँ। खैर, अब आपके पास कल मेडिकल रिपोर्ट भी आ गई है और उसमें तमाम चीज़ें क्लियर हैं। मोहसिन नकवी होम मिनिस्टर पाकिस्तान का कह रहा है कि मैं तो चाहता हूं आप सबको ले जाऊं और जेल में दिखाऊं इमरान खान कितने मजे से रहता है। अरे तो दिखा दो ना, परिवार को दिखा दो। हाँ सर, परिवार वालों को तो दिखा नहीं रहे। वो इतने लंबे समय से बात हो रही है, और आज बुधवार है ना, वहां पर क्या होता है, मंगलवार को मिलने का आदेश है सुप्रीम कोर्ट से कि उनके परिवार वालों को मिलने दिया जाए। और हर मंगलवार को इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि वो मिलने नहीं दे रहे। और लेकिन अब सरकार ने इनके मन बना लिया सर कि कुछ नहीं कराना है इमरान का। और जब ये बात कह रहे हैं कि भाई वो डॉक्टर उनका आएगा, वो झूठ बोलेगा, तो आपके डॉक्टर पे क्या भरोसा किया जाएगा? जो स्थिति होगी। नहीं, अभी अस्पताल भी नहीं ले जा रहे। अब तो नहीं, जब वो कह रहे हैं ठीक है तो फिर अस्पताल क्यों ले जाए? लेकिन ये वो ले जाएं ना ले जाएं, सड़कें तो बता रही हैं कि क्या हाल हो रहा है। बट इसका मतलब सरकार को लगता है कि हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, कर लो सड़कें बंद, कितने दिन बंद? नहीं, वो बहुत दिन ऐसा नहीं चलता ना। पाकिस्तान की सरकार हो, कोई सरकार हो, सड़कों पर जब लोग आ जाए ना तो उसको बहुत दिनों तक झेलना मुश्किल काम होता है। ठीक है, आप देखिएगा, मतलब हो सकता है कुछ फिर वो करें कि फायरिंग कर दें, पुलिस का अत्याचार बढ़ा दें, थोड़ा सा लोग डर जाएं, अपराध वो मुकदमे दर्ज कर दें, लेकिन फिर भी ये रास्ता बंद होने वाला नहीं है। इमरान के साथ लोग खड़े हुए हैं, और फिर वो तो इमरान के साथ नहीं, पूरे पाकिस्तान को देखें, उनको कहें नकवी साहब को सब कुछ देखें पाकिस्तान में हो क्या रहा है। नकवी साहब को इस बात की चिंता है कि वहां क्या खाने बन रहे हैं इमरान खान के लिए, तुम्हारी सड़कें जाम है वो नहीं दिख रहा। और ये तो होम मिनिस्टर हैं, इनका प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी इन्होंने पहले कहा था कि वो रोज शिकायत करता है कि मेरे को ये नहीं मिल रहा खाने के लिए, मुझे दूध नहीं मिल रहा खाने के लिए। अरे जेल है, एक बार उस पर उनकी पाकिस्तान में बहुत ठीक ठाक धुलाई हुई कि प्रेसिडेंट को ये सब नहीं बोलना चाहिए। अब उन्होंने फिर ये कह दिया कि अरे भाई तुम जेल में हो इमरान खान, जेल को जेल मानो, और अगर पॉलिटिक्स में आना था तो इस सबके लिए तैयार है ना, पार्ट ऑफ लाइफ है, नहीं तो क्रिकेट चलाते रहता है अपने। 4 साल इमरान की हुकूमत तो थी नहीं, वो जनरल फैज की हुकूमत थी। अब फैज को क्या पता कि हुकूमत कैसे करनी है और क्या रिलीफ देना है और क्या नहीं देना है। तो इंशाल्लाह आस्ते आस्ते इवॉल्व होगी। ये डेमोक्रेसी भी हमने नई लाई है। आप जब मैंने पावर्स दिए तो वो किसी अमेरिकन थिंक टैंक ने कहा कि इसने गलती की। मैंने कहा मुझे पता है मेरी धरती को क्या पता है, या आपको पता है कि धरती को क्या पता है? मुझे पता है कि मुझे एम्पावरमेंट ऑफ पीपल करना है। मैंने पार्लियामेंट को पावर्स देने हैं, वरना देयर वाज नो नीड, नोबडी, किसी ने बोला भी नहीं था, ये डिमांड भी नहीं रखी थी। चलिए यही बात पहले कर लेते हैं, मैं तो दूसरा बयान आपको दिखाना। जरदारी जी कह रहे हैं कि हम नई डेमोक्रेसी लाए हैं पाकिस्तान में। तो 70 साल आप क्या कर रहे थे? और नई डेमोक्रेसी ये जिसमें आसिम मुनीर फील्ड मार्शल, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन जाता है और सारे दौरे पर, हर दौरे पर वो अकेला जाता है। तो ये नई डेमोक्रेसी लाए हैं, ये वहां का राष्ट्रपति जरदारी जी कह रहे हैं। सर
राष्ट्रपति जरदारी को खुद ही नहीं पता है कि वो क्या बोल रहे हैं। वो उन्हीं ताकतों के साथ आज के दिन में खड़े हैं जिन ताकतों ने उनकी पत्नी को मरवा दिया। उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि उनके परिवार में 2-2 लोग को फांसी पर लटका दिया। बेनजीर भुट्टो की हत्या कर दी गई और बेनजीर भुट्टो के पिता को जेल के अंदर फांसी पर चढ़ा दिया गया था। तो उनके यहाँ डेमोक्रेसी तो है नहीं, उनके यहाँ एक ऑथोरिटेरियन रेजिम है। वो रेजिम जो है वो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट एक सामने रहता है, वो मुखौटा है। आसिफ अली जरदारी के हाथ में कौन सी ताकत है? जो मुनीर कहेंगे वही वो काम करेंगे, उसके अतिरिक्त तो वो कुछ कर नहीं सकते हैं। और न्यू डेमोक्रेसी क्या होती है भाई? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हमने भी शुरुआत की, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी उन्होंने भी शुरुआत की थी, लेकिन हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर एक यदि इमरजेंसी का काल वो 2 साल छोड़ दें तो हम एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी के तौर पर पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। और पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ? पाकिस्तान के अंदर जो है वो मिलिट्री कू, एक के बाद एक मिलिट्री कू होते गए और ये शुरुआत से ही रहा। तो उनके यहां डेमोक्रेसी कभी जमीन पर गया नहीं जी। ये सोचने वाली विषय है कि क्या कारण है कि हम दोनों अपनी यात्रा एक साथ शुरू किए थे। भारत तो एक डेमोक्रेसी के रूप में सक्सेसफुल रहा है, लेकिन पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक के तौर पर एक डेमोक्रेसी के रूप में कभी सक्सेसफुल नहीं हुआ। क्या कारण है कि वहां पर एक मिलिट्री ऑथोरिटी रेजिम वहां पर रहा। और यह बात सिर्फ वहां नहीं है, बांग्लादेश में भी आप देखेंगे कि वहां भी मिलिट्री डिग्री कम है, डिग्री कम है, सिर्फ डिग्री कम है, लेकिन वहां भी मिलिट्री कू होते रहा। तो ये बड़ी मजेदार बात है कि राष्ट्रपति कह रहा है नई नई डेमोक्रेसी लाए पाकिस्तान में। अब वो बयान मैं आपको नहीं कह रहे हैं, नए तरीके की लाए, नई तरीके की नए तरीके की है, हाइब्रिड वाली डेमोक्रेसी है। अब देखिए, एक जर्नलिस्ट ने टीवी पर बैठाकर एक इनकी सरकार के मंत्री को खूब रगड़ा। उन्होंने कहा, ये बताइए क्या है प्रॉब्लम इमरान खान को डॉक्टर से दिखाने में? ये सरकार ने इसको ईगो का इशू क्यों बनाया है? मैनुअल के अंदर कानून में यह भी इजाजत नहीं थी कि एक कॉन्विक्ट बैरून मुल्क इलाज पे चला जाए। आप ही के लीडर चले गए थे, भेज दिया गया था, एग्जीक्यूटिव डिसीजन था, तो इसलिए कानून ना बताएं। मियां साहब कौन से कानून के तहत बाहर गए थे? आर वी डिस्कसिंग मियां साहब के साथ? नहीं, आप कानून बता रहे हैं ना, जेल मैनुअल में उस पे तो पाबंदी है, तो प्राइवेट डॉक्टर्स दिखाने पे पाबंदी नहीं है अख्तियार भाई। ये कह रहे हैं साहब मुझे वजह बताओ क्यों नहीं डॉक्टर को दिखाना? वो कहते हैं जेल मैनुअल में नहीं है। फिर उन्होंने कहा जेल मैनुअल में तो बहुत सारी बातें नहीं है लेकिन सब होता है। फिर उन्होंने कहा कि ना सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने तो ऑर्डर तब दिए जब उनके पास ऑर्डर पहुंच गए। नहीं, सरकार ने बताया था मंगलवार सोमवार को तो चीफ जस्टिस ने छुट्टी कर ली थी। फिर उन्होंने कहा अच्छा वो रूल बता दो जिसके तहत नवाज शरीफ लंदन गया था जेल से, वो रूल बता दो बस। सुप्रीम कोर्ट को किसी मामले में जस्टिस देने की अगर उसकी मतलब कहें कि उसके पास गुंजाइश हो कोई, तब वो बात करता है। यहां एक आदमी जो पूर्व प्रधानमंत्री भी है, उसकी जान पर बन पड़ी है, उसकी आंख खराब होने की रिपोर्ट है, वो लगातार उसकी सेहत गिरती चली जा रही, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्यों आएगा भाई? एक जो ठीक चीज दिखी मुझे कि इतने दिनों से ये लोग अभी तक धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जिसे मैं बार बार कह रहा था कि आप उस जेल के बाहर करेंगे तो क्या होगा, थोड़ा आगे निकलिए, थोड़ा मुख्य स्थानों पर पहुंचिए। एक आज बड़ी ठीक चीज दिखी कि इन्होंने पकड़ लिया कि असली कल्प्रिट कौन है। तो अब ये फौज को रोकने लगे हैं, अब ये सेना के सामने रास्ता रोकने लगे हैं। मुझे लगता है ये वो जगह है जहां से जो असल इस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान का उसको पता लगेगा, क्योंकि ये मंत्री जो लोग, ये जो भी लोग हैं हुक्मरान, वो उस तरह से तो है नहीं, असली पावर तो सेना के पास है। मुझे लगता है इमरान खान की पार्टी के लोगों को हर जगह सेना का जमकर विरोध करना चाहिए। सेना को ठप करना शुरू करेंगे तो बाहर भी निकाले जाएंगे, डॉक्टर से भी दिखाए जाएंगे और उनके अधिकार। ये बात वो समझ रहे हैं। इनके एक सीनियर लीडर ने कहा कि ये खैबर पख्तूनख्वा में क्योंकि लोग ज्यादा बैठे ना धरने पे, तो उसको बंद किया हुआ, कट ऑफ पाकिस्तान से। उन्होंने कहा इसको बंद करने से नहीं होगा, रावलपिंडी और इस्लामाबाद, बिल्कुल ये इसको बंद करो। बाकी केपी में पुल बंद करने से कुछ नहीं होना है, बंद करना इस्लामाबाद और पिंडी को करना है। बाकी केपी में पुल बंद करने से कुछ नहीं होना है, बंद करना इस्लामाबाद और पिंडी को करना है। अब आगे एक जर्नलिस्ट बताता है कि साहब इस बार से मुनीर को हवा नहीं लगी कि सड़क पर क्या हो रहा है। अंदाजा नहीं था कि इमरान खान की केवल आंख के खराब होने की खबर पे इतनी तादाद में लोग सड़कों पर आ जाएंगे और सड़कें बंद कर देंगे।
तकलीफ मौजूदा हुकूमती बंदोबस्त के लिए एक डरावना ख्वाब हो चुकी है। इसके हाशिया ख्याल में भी नहीं था कि उनकी आंख की तकलीफ पर एहतजाज भी होगा। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ये सोचकर खत्म की थी कि इनसे पहली हुकूमतें खत्म करने पर कुछ नहीं हुआ था, तो अब क्या हो जाएगा। इसके बाद जो कुछ हुआ बल्कि हो रहा है मुसलसल दर्द सर बन चुका है। ऑर्डर बज रहे हैं कि इमरान खान की आंख 70% ठीक है, ऐनक से दुरुस्त हो जाएगी, इलाज की सहूलत मुहैया कर रहे हैं वगैरह वगैरह। इमरान खान को अस्पताल में दाखिल कराना पड़ा तो उन्हें लामहला जेल से निकालना पड़ेगा, और एक बार ऐसा हो गया तो फिर उन्हें वापस जेल कैसे ले जाया जाएगा। लोगों ने अस्पताल के बाहर बैठना शुरू कर दिया तो फिर क्या होगा। सर ये जो बातें बता रहे हैं यही असमंजस है आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ का। क्या पाकिस्तान की सरकार फंस गई इस बार इमरान खान के मामले में? पाकिस्तान की सरकार बहुत बुरी तरह फंसी है, और इमरान खान जो कीमत चुका रहे हैं वो आसिम मुनीर या सेना की निरंकुशता का विरोध करने की कीमत चुका रहे हैं। आज की तारीख में जो लोग वहां सत्ता में, चाहे शहबाज शरीफ हों, चाहे आसिफ जरदारी हों, ये सेना की कठपुतली भर है। इसलिए, और जो इमरान खान कह रहे थे कि जिस दिन में सरकार से बाहर आ गए, जो भी जन नेता होता है, क्रिकेटर इमरान का मैं फैन हूँ, पॉलिटिशियन इमरान का नहीं हूँ, क्योंकि उन्होंने भी भारत के खिलाफ बहुत जहर उगला है, लेकिन इमरान खान आज की तारीख में पाकिस्तान के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आसिफ मुनीर को कोई न कोई ऐसा रास्ता निकलना पड़ेगा जिसमें उनकी फेस शेविंग हो जाए। लेकिन एक आश्चर्य की बात है कि जो अमेरिका और उसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी बचाने के लिए अपने मनमाने तरीके से घुस जाते हैं, क्या उनको पाकिस्तान में जो पूर्व प्रधानमंत्री के साथ हो रहा है वो नहीं दिख रहा? क्या अमेरिका अपने असर का इस्तेमाल नहीं कर सकता एक सही काम के लिए, एक पॉजिटिव चीज के लिए? करेगा ना जब उन्हें लगेगा कि अब ये लोग काम के नहीं रहे, अब इमरान से काम कराएंगे। बस समस्या वहां है, लेकिन इससे निकलने का रास्ता आसान नहीं है, और ये समस्या जैसे जैसे बढ़ेगी पाकिस्तान में अस्थिरता बढ़ेगी, आंतरिक समस्याएं बढ़ेंगी, और आंतरिक समस्याएं कहीं ना कहीं हमारे लिए सीमा पर चुनौतियां बढ़ाएंगी। आगे आप देखिए, जो मैं आपको पहले बता रहा था कि कोई देश जो है वो अपनी फौज को गाली नहीं दे सकता। हमारे आप किसी के एक्शन से सहमत हो सकते हैं, लेकिन गाली नहीं देगा, और वो भी फौजी के मारे जाने पे खुशी नहीं मना सकता कभी। तो ये पाकिस्तान की फौज ने ये कमाया है 70-80 साल में, कि लोग उससे इतनी नफरत करते हैं कि जब पाकिस्तान के फौजी मरते हैं, चाहे बलूचिस्तान में चाहे केपीके में, तो लोग खुशियां मनाते हैं। आप देखिए, ये खुशी मनाने का वक्त है, गम का वक्त नहीं है। ये पाकिस्तान की फौज नहीं है, जहन्नम के कुत्ते मार रहे हैं। ये पाकिस्तानी फौज नहीं है, ये हर बंदा जो इस एक्टिव फौज के लिए एक्टिव ड्यूटी कर रहा है, चाहे वो किसी एजेंसी में है, चाहे वो किसी पुलिस में है, किसी भी महकमे में है, ये जहन्नम के कुत्ते हैं जो कुत्ते की मौत मार रहे हैं। ये एक पाकिस्तानी सिटीजन कह रहा है अपनी आर्मी के लिए, जो लोग मारे जा रहे हैं उनके लिए, सोचिए आप। और इनके प्रधानमंत्रियों के क्या सलूक होता है, इनके जनरलों के साथ विदेश में क्या सलूक होता है। कोई दिख जाता है तो वहीं घेर के गालियां देने लगता है। इनके जनरल बाजवा के साथ भी यही हुआ था। अब एक अनवारुल हक एक पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, ये 2023 से 2024 के बीच में केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर थे। ये आदमी बाहर मिल गया एक पाकिस्तानी को विदेश में, ऑस्लो में, नॉर्वे में है ना सर, ऑस्लो में मिल गया। सड़क वो पहले बड़ा खुश, एक आदमी को दिख गया पाकिस्तानी, तो एक्स पीएम साहब बड़े खुश हुए कि कुछ मेरे से बात करने आया, हाय हेलो करने लगे। फिर जो उसने उनकी बेइज्जती करना शुरू किया है वो आप देखिए एक बार। आप यहाँ बलोचों का कत्लेआम करके यहाँ पहुंची आप। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम आपका, क्या नाम है? मेरे नाम को छोड़ो, आपको जरा भी आपका जमीर जो है मलामत नहीं करता। हाँ, आप बलोचों के लाशों पर आए हो यहाँ। इजाजत की रिकॉर्डिंग में क्या रिकॉर्डिंग है? आप बलोचों के कातिल हैं। पहले आप इजाजत में, फिर रिकॉर्डिंग। आप लेकिन आप भी सुकून से नहीं रहेंगे। कितना तक आप जर्नलों की दलाली करेंगे? भाई इतना जलील कोई किसी को नहीं करता जितना पाकिस्तानी अपने नेताओं को और फौज को करते हैं सर। ये मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है किस एयरपोर्ट की बात है कि मैं बैठा हुआ था और उनके जब आर्मी के लोग आए, कंटिंजेंट आया, तो उस देश के सारे लोग उस एयरपोर्ट पर खड़े हो गए। मतलब वो जा रहे थे तो खड़े हो गए। तो मैंने पता किया कि क्यों ऐसा हुआ, तो बोला कि ये हमारी परंपरा है कि जब आर्मी के जवान आते हैं, एयरपोर्ट पर आते हैं और वो उनको कोई फ्लाइट वगैरह ये करनी होती है तो वो खड़े हो जाते हैं। वो पूरा एक दल ही था
तो ये सम्मान देने की बात है। हम भी अपने सैनिकों के बारे में हम टेलीविजन डिबेट में भी कहते हैं भाई सैनिकों पर कोई ऐसी बात नहीं करें जिससे उनको अपमान दे। सर बस ट्रेन में हम यहाँ दिख जाता है तो लोग सीट छोड़ देते हैं। हम यहाँ पर आज इस आजादी से इसलिए बात कर रहे हैं कि क्योंकि हिमालय की ऊंचाइयों पर कोई जाकर के बैठ करके खड़ा हमारी रक्षा कर रहा है, कारगिल की चोटियों पर जाकर के कोई हमारे लिए हमारे देश की सुरक्षा में यह कहा है, हम उनके काम को हम पैसों से आंक नहीं सकते, वो सम्मान के पात्र हैं। और यदि पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है तो इस कारण से हो रहा है कि पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने वहां पर कहर बरपाया है। अभी जो आप बात कर रहे थे, मैं वो बात एक बार त्रिपाठी जी, भाई उनका फौजी भी तो बॉर्डर पे मर रहा है, जिसको वो टेररिस्ट मानते हैं उसके हमले में मर रहा है, लेकिन उसके मरने पे लोग खुशी मना रहे हैं वहां। देखिए, जब सेना को अगर कोई ये माने कि हमारी ये सीमा की सुरक्षा कर रहे हैं तो बिल्कुल मानेगा। जब सेना जमीन कब्जा करेगी, जब सेना शराब से लेके साबुन से लेके जहाज तक का धंधा करेगी, जब सेना अनाज खरीदेगी, सेना अनाज बेचेगी, जब सेना दूसरे देशों से जो उनको एक तरह से कहें कि भीख कह लें या जो भी कह लें वो मिले, और उसके बाद उनकी अपनी अय्याशियों में उनके अपने दुबई से लेके लंदन तक के फ्लाइट में जाएगा, तो फिर वो भला क्यों खुश होंगे कि वो सेना जो मर रही है वो हमारे लिए मर रही है। उनको ये लगता ही नहीं है कि हमारी सेना है, उनको ये लगता ही नहीं है कि हमारी सेना हमारे देश की कोई रक्षा कर रही है। उनको ये लगता है कि ये मुल्क को एक बंधक बना रखा है पाकिस्तानी सेना ने, और उसका दुरुपयोग करते हैं। उसके लिए वो जितने नाना प्रकार के तरीके होते हैं, आतंकवादी पालने से लेकर सब कुछ करते हैं। तो इसलिए जब सम्मान ही नहीं है तो जाहिर है फिर उसकी प्रतिक्रिया उसी तरह से हो। भारत पाकिस्तान का मैच हुआ, 2 दिन से हम लगातार आपको दिखा रहे हैं पाकिस्तान में उसका क्या रिएक्शन है। कोई टीवी तोड़ रहा है, कोई सर फोड़ रहा है, यही चल रहा है वहां पर। सब ये सब कुछ देखा आपने? अभी देखिए थोड़ी और तस्वीरें। आज राजकुमार जी प्रोग्राम में। सर आपने मैच देखा था? सर बिल्कुल देखा था, पूरा देखा था। है ना? तो सर ये पाकिस्तान में जो हुआ ये भी देखा होगा? बिल्कुल देखा है, और इसके बाद जो अब हो रहा है वो भी देखा है कि लोग दुआ कर रहे हैं कि नामीबिया से हार करके ग्रुप स्टेज पर बाहर हो जाएं। अच्छा, ताकि भारत से दोबारा हारने की शर्मिंदगी न झेल ले। आगे मतलब वो क्वार्टर सेमीफाइनल वगैरह में रहा है? नहीं पाकिस्तानी कह रहे हैं भाई तुम अब पहला बाहर हो जाओ। अगर आज हार जाते हैं तो बाहर हो जाते, उसके बाद दोबारा हारने का खतरा खत्म हो जाता है, दूसरी जिल्लत नहीं सहन कर सकते। तो ये बात है साहब, पाकिस्तान का सेंटिमेंट सर ने आपको बता दिया। ठीक है, ये तस्वीरें चलती रहे स्क्रीन पर। इसके साथ मैं आपको एक बयान सुनाता हूं। ये बयान है पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का, जो वहां के होम मिनिस्टर भी है, मोहसिन नकवी, जिन्होंने हमारी ट्रॉफी नहीं दी अभी तक, एशिया कप वाली। ये गए श्रीलंका में, श्रीलंका के राष्ट्रपति को धन्यवाद देने के लिए कि सर आपकी वजह से इंडिया पाकिस्तान का मैच हो गया, हम तो बांग्लादेश की वजह से खेल नहीं रहे थे, मना कर दिया था। आपने हमारे प्राइम मिनिस्टर से बात की, तब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा नहीं, अब इन्होंने कहा है अब जाकर मैदान पे उतरो, अब खेलना पड़ेगा। तो वो उनको धन्यवाद दे रहे थे कि आपने सिफारिश की तो हमारा मैच हो पाया इंडिया और पाकिस्तान का, जिसका 2 अरब लोगों ने आनंद लिया सर, आपकी वजह से सर। 2 बिलियन पीपल कुड एंजॉय द मैच। तो मैं हैरान हूं, वो 2 बिलियन कैसे हैं जिन्होंने मैच एंजॉय किया। सुन लो एक बार, आप सर सुन तो लीजिए। उतनी देर से यही सोच रहा था कि 2 अरब कहां था, हम भी देखे जा रहे थे। Actually, this yesterday match, you were the actual hero because 2 billion people were entertained because of you. If we count India, Pakistan, Sri Lanka and Bangladesh, just these 4 nations, it's 2 billion plus people. So it's only because of you that we played the match. We were having several issues regarding playing with India, but as soon as you called, there was a decision of 50-50. But as soon as the Prime Minister received your call, he called me up and he said, there is no more issue. The President has called me and we have to play the match. That's it. So it's because of just you that you managed and got this done. So I'm very thankful to you that you played a very critical role in this. इस बात का थैंक यू करा, इतनी बार थैंक यू। वो मुंह से बोल रहा है कि सर थैंक यू आर द रियल हीरो ऑफ द मैच, आपकी वजह से मैच हो पाओ। मन में तो यही कह रहा होगा ना कि तेरी वजह से खेलना पड़ा हमें और हमारी इतनी बेइज्जती। और 2 बिलियन लोगों ने एंजॉय किया। अरे उसमें से 25 करोड़ माइनस करो पहले। पाकिस्तान ने क्या एंजॉय किया ये मैच? सर बताइए। नहीं तो देख लेते पहले इसी साथ में चलवाएं। पाकिस्तानियों को मूल रूप से क्या है ना, पिटाई बड़ी अच्छी लगती है। वो कहीं नहीं हो तो घर में पीटने लगते हैं। तो आप देखिए ना, अक्सर टीवी तोड़ना है।
तो उनको पिटाई होती दिख रही थी, तो मजा उनको भी आ रहा था। अब ठीक है, बेचारे पाकिस्तानी है तो थोड़ा सा उनको लगता है कि थोड़ी कम पिटाई होती, लेकिन एंजॉय वो भी कर रहे हैं, पिटाई एंजॉय कर रहे हैं। हम कौन ऐसी बातें करता है एक मैच के लिए किसी देश के राष्ट्रपति के सामने, वहां का कहीं दूसरे देश का होम मिनिस्टर, थैंक यू सर, यू आर द रियल हीरो सर, कौन करता है? नहीं, ये तो अपने जान में फंसे क्यों ना। कर देते सर? पहले पाकिस्तान ने उकसाया बांग्लादेश को बहिष्कार करने के लिए, और फिर जब लगा कि हम फंसे जा रहे हैं, हमारे ऊपर सैंक्शंस लगेंगी, तब आपने बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए इन लोगों से कहा कि हमसे रिक्वेस्ट करिए, हमको फेस से रिक्वेस्ट करवाई जी। सही बिल्कुल कह रहे हैं। खैर ये तस्वीरें से लेकिन मन नहीं भरता सर, जितनी मर्जी बात देखते हो। एक बार और दिखा दीजिए तस्वीरें, बस ये फुल स्क्रीन, फिर बढ़ते हैं हम आगे। हार्दिक पांड्या की बॉल, और ये उस्मान तारिक का वो वाला सबसे शानदार था जो लड़की रो रही थी। नहीं, बच्चों की जान जाए तो मजा आ रहा है। टीम एक और मैच हम आगे, ये हालात हैं जी, ये बढ़िया आपकी एलसीडी, ये कह रहे हैं बच्चे की जान जा रही है, आपको मजा आ रहा है। एनीवे वो नहीं देखा था आपने जब उसने टी शर्ट बदली थी? हाँ, पाकिस्तान हारा और एक आदमी ने पाकिस्तान की टी शर्ट पहनी हुई है उतारी और इंडिया की टी शर्ट पहन ली। वो तो वो शानदार और लाइव में भी। जरा थोड़ा सीरियस बात करता हूं मैं आपसे, ये समझने वाली खबर है, मैं समझते हैं मेहमानों से इसको। ये आपके बगल में मुस्लिम वर्ल्ड में कुछ हो रहा है, कुछ तो हो रहा है यूएई में, खास तौर पर आसिम मुनीर यूएई के दौरे पर गया हुआ है, आबू धाबी में वो है, और वहां के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से आसिम मुनीर की मुलाकात हुई है। यूएई और पाकिस्तान का मिलना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूएई इनसे लगातार पैसों का तकाजा कर रहा है। यूएई नाराज है पाकिस्तान से बहुत बुरी तरह, क्योंकि ये सऊदी कैंप में चले गए और सऊदी अरब की और यूएई का झगड़ा चल रहा है। अब यहां क्या है, यूएई खास क्यों है? यूएई हमारे बड़ा करीब है। अभी इनके राष्ट्रपति यहां आए थे, हमारा उनसे डिफेंस में भी पैक्ट हुआ है, और इन्वेस्टमेंट को लेकर, एनर्जी को लेकर बहुत बड़ा डील भी हुई है। तो वहां आसिम मुनीर जा रहा है, तो क्या गेम हो रहा है वहां? आपको बताऊं सबसे सीरियस बात क्या है, इनके जो राष्ट्रपति हैं, इनकी तबीयत को लेकर पूरी दुनिया में खबरें फैली हुई हैं कि शेख जायद बिन नाहियान, यही नाम है ना सर उनका, जो इंडिया आए थे, कि इनकी तबीयत खराब है। ये पिछले कुछ दिनों से तस्वीरों से यूएई में भी पूरी तरीके से गायब हैं। और जिस आदमी से आसिम मुनीर जाके मिला, ये उसी रॉयल फैमिली का मेंबर है, वो ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। और कुछ पब्लिकेशंस में मैंने ऐसा पढ़ा कि इनको सक्सेसर बताया जा रहा है, जो अभी वहां के राष्ट्रपति हैं और जो किंग है उनका, उसके साथ ट्यूनिंग करने के लिए आसिम मुनीर वहां गया। अब सारी दुनिया ये पूछ रही है कि अभी राष्ट्रपति को हुआ क्या है, क्योंकि सऊदी अरब से जब से झगड़ा हुआ है, तब से ये खबरें फैलने लगी थी कि यूएई का राष्ट्रपति बदलने की जिद पर सऊदी अरब अड़ गया है। तो क्या ऐसा कुछ हो रहा है? अगर ऐसा हुआ तो हमारे और यूएई के रिश्तों में भी क्या तब्दीली आएगी? क्या पाकिस्तान उसमें फिर घुसने की कोशिश करेगा सर? पाकिस्तान उसमें घुसने की कोशिश कर रहा है, ये सारी एक्सरसाइज ही वो है एक्चुअली, क्योंकि उसको लग रहा है कि अब ये एक ऐसा मौका है। और सऊदी के साथ भी जो टेंशन उनका हो गया है, वो भी तो एक ऐसी जगह फंसे हुए हैं। और यूएई के साथ उनको जाना, भारत के साथ जो रिश्ते, मुझे बहुत कोई बड़ा बदलाव नहीं लग रहा कि भारत के साथ रिश्तों में कोई बड़ा बदलाव होगा, लेकिन शायद मुनीर साहब अपनी स्पेस वहां पर ढूंढ रहे हैं कि कम से कम ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही नाराजगी रहे। अभी तो हुआ ना, पहले 2 बिलियन लौटाने के लिए 1 महीना दिया, फिर उसको बढ़ा के 2 महीने दे दिया, लेकिन पैसे मांग रहा है वो अपने, पैसे मांग रहा है, तो वो भी एक बड़ी वजह है। अब इस पर आप हंसिए मत, क्योंकि मैं हंस नहीं रहा, मैं तो अपने लिए सोच रहा हूं, भारत के लिए सोच रहा हूं कि अगर इनके जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर इनका राष्ट्रपति बदला गया सेहत की वजह से, कुछ बहुत खबरें चल रही हैं, आपने भी चल रहा है, बहुत चल रहा है, उसका क्या कुछ फर्क पड़ेगा इंडिया यूएई के रिश्तों पर? देखिए, यदि राष्ट्रपति बदला जाता है और नया इक्वेशन होता है, तो ये इस संभावना से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि यूएई में भारतीयों की तादाद बहुत ज्यादा है, और आप सच पूछिए तो आप दुबई या वहां पर ऐसा कहा जाता है कि करीब 40 लाख लोगों की जनसंख्या वहां पर है, एक बहुत सिग्निफिकेंट है, और उनकी इकोनॉमी में बहुत बड़ा उनका योगदान है। इसलिए नहीं, वो चैरिटी पर वहां पर नहीं रह रहे हैं या कोई अकुशल वहां पर कार्यकर्ता नहीं है, उनकी इकोनॉमी में उनका बहुत बड़ा योगदान है। दूसरी बात यह है कि यूएई जो है एक लिबरल फेस ऑफ इस्लाम आज के दिन में इमर्ज किया है। आपने देखा होगा कि अबू धाबी में जो है वो बहुत बड़ा मंदिर बनाया गया, जिसका प्रधानमंत्री, दुनिया के मुसलमान इस बात को नहीं हजम कर पा रहे कि वहां मंदिर बन गया। हाँ, तो मैं इसलिए कह रहा हूं ना, क्योंकि वहां का जो प्रिंस है वो उसको, और मजेदार बात है कि जो रमजान के महीने में भी वो जाकर के वो उस मंदिर में वो गए थे, वहां पर उन्होंने रोजा खोला था। इसीलिए हमारे लिए थोड़ा चिंताजनक है कि वो राष्ट्रपति हमारे साथ बड़े फ्रेंडली हैं। हाँ, तो वो उनका रहना हमारे लिए अच्छा ही रहा। एनीवे, आगे बढ़ता हूं
श्रीलंका में आपको मालूम है तारिक रहमान जो है वो प्रधानमंत्री बन गए। मोदी जी ने स्पीकर ओम बिरला के हाथों एक चिट्ठी भिजवाई उनको, बांग्लादेश, वो वहां प्रधानमंत्री बने और मोदी जी ने ओम बिरला के हाथों चिट्ठी भिजवाई और उनको न्योता दिया परिवार समेत भारत आने का। उनकी उसमें नाम भी लिखा है, उनकी वाइफ का नाम है, उनकी बेटी का नाम है कि आप लोग भारत के दौरे पर आइए, इंडिया वेलकम्स यू। और जो साथ में गए थे विक्रम मिश्री जी जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं, उन्होंने जमात के चीफ से मुलाकात की है। आप ये देखिएगा हमारा रीच आउट इस अब मौजूदा बांग्लादेश के सेटअप में जो सत्ता में आया उससे भी हो रहा है और जो सेकंड पोजीशन जो अपोजिशन में है जमात उससे भी हो रहा है भारत में। और तीसरी पार्टी हमारे साथ है यहाँ पर, शेख हसीना तो भारत में है, तो हमारा रीच आउट अच्छा चल रहा है वहां पर। ये तो एक पहली खबर। दूसरा वहां जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो ये कि इनका साथ में आपको मालूम है एक रेफरेंडम भी कराया गया था जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन बदलने के लिए लोगों से राय ली गई थी, जिसमें 60-62% लोगों ने हाँ में जवाब दिया। तो उस पर एक शर्त थी कि जब जो आदमी जीत के आएगा एमपी बनेगा तो वो उसके साथ साथ एक कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म काउंसिल उसकी भी शपथ लेगा सदस्य की कि ये लोग मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन बदलेंगे। तारिक रहमान ने कहा साहब इसकी भी शपथ हम कुछ नहीं लेते, हम एमपी बने, हम केवल एमपी की शपथ लेंगे। तो जमात इस्लामी वालों ने पहले ड्रामा किया कि ना फिर तो हम एमपी की भी शपथ भी नहीं लेंगे, फिर बाद में उन्होंने कर लिया। तो तारिक रहमान ने जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस होने हैं जिसके लिए रेफरेंडम हुआ, अभी फिलहाल अपने को उससे दूर रखा हुआ है। अब बाद में जो करेंगे वो अलग करेंगे, वो अलग बात है। अभी तक तो उन्होंने जीतते ही एक बड़ा कदम तो ये ले लिया। अब लेकिन इसमें दो बातें मैं आपको सुना रहा हूं एक पाकिस्तानी एक्सपर्ट की, उस पर आ जाएं सीधे, नजम सेठी की। उन्होंने कहा कि अभी श्रीलंका में खतरा टला नहीं है। वो अपने लिए बात कर रहे थे लेकिन खतरा हमारे लिए भी है। उन्होंने कहा अमेरिका ने शेख हसीना का रिजीम चेंज करवाया, ये बात सही है। उन्होंने कहा तारिक रहमान के आने के बाद भी वो दबाव गया नहीं है, तारिक रहमान के ऊपर भी दबाव होगा कि तुम पूरी तरीके से अमेरिकी कैंप में आ जाओ। तो अभी अमेरिकन इंटरवेंशन बांग्लादेश में खत्म नहीं हुआ। আমরা কেউ সংবিধান সংস্কার পরিষদের সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হইনি। अमेरिका का एक और प्लान था और वो प्लान क्या था कि कुछ हिस्सा बांग्लादेश का, कुछ हिस्सा इंडिया का और कुछ हिस्सा बर्मा का या म्यांमार का, वो जो इलाके हैं जहाँ क्रिश्चियन की पॉपुलेशन मेजॉरिटी में अक्सरियत है उन इलाकों में, उनको तोड़ के तो एक क्रिश्चियन स्टेट बनाई जाए ईस्ट तिमोर की तर्ज पे। हाँ। ताकि चाइना को रोड बेल्ट इनिशिएटिव को रोकने के लिए एक अमेरिका को बेस वहां मिल जाए। तो ये अमेरिका ऐसे प्लान्स बनते हैं, बनाए भी गए हैं पहले। तो हसीना के जो बात करती है उसमें वजन है कि उसकी छुट्टी कराई गई। अब ये इन्होंने जो बात कही, ये बात भी शेख हसीना ने कही थी सबसे पहले कि अमेरिका वहां पर एक बांग्लादेश का एक छोटा सा हिस्सा लेकर के वहां पर एक क्रिश्चियन कंट्री बसाना चाहता है। याद है सर आपको? ये शेख हसीना ने उसी वक्त बात कही थी जब उनको वहां से हटाया जा रहा था, इंटरव्यू में कहा था। तब लोगों ने बहुत सही नहीं माना उस बात को। ये कह रहे हैं कि ऐसा है तो अमेरिकन इंटरवेंशन बांग्लादेश में भी खत्म नहीं हुआ। नहीं, वो खत्म हो भी नहीं सकता है। और इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि मोहम्मद यूनुस जिस तरह से आए थे वो भारत के लिए सबसे खतरनाक था। उससे खतरनाक हो जाता अगर जमात के लोग आ जाते। तो जिसको कहते हैं ना कि गिवन कंडीशन में सबसे बेहतर विकल्प हमारे साथ है। दूसरा, मैं बार बार कह रहा हूं कि तारिक रहमान शेख हसीना के प्रति कोई नरम हो जाएंगे, उनको वापस नहीं मांगेंगे, ये असंभव बात है। दोनों परिवारों की बड़ी खूनी जंग रही है। लेकिन तारिक रहमान को भी पता है कि भारत की आज की जो स्थिति है इसमें बहुत अच्छा नहीं होगा कि हम उससे लड़ते रहें। दूसरा, जमात होता तो उसको वो आईएसआई, सेना, पाकिस्तान के आतंकवादी, उनका कनेक्शन है बाकायदा। लेकिन तारिक रहमान का ये वाला कनेक्शन नहीं है। तारिक रहमान की पार्टी के जो बहुत कट्टर लोग हैं, अभी की जो मैं वहां की रिपोर्ट देख रहा था, उनका बहुत अभी हिस्सा नहीं है। मतलब जो उनकी माताजी खालिदा जिया के साथ लोग थे, वो अभी तारिक रहमान के साथ हिस्सेदार नहीं। तो मैं इसको बहुत एक कहें कि बेहतर तरीके से देख रहा हूं जो चीजें बढ़ रही हैं। और सबसे बड़ी बात, भारत का तो बांग्लादेश के साथ कम्युनिकेशन तक बंद हो गया था, हमारी बातचीत तक नहीं हो पा रही थी। तो मुझे लगता है कि हम बहुत बेहतर स्थिति में हैं। अब क्या डील होगी, कैसे बातचीत होगी, वो अलग बात है। लेकिन इस्लामाबाद ढाका में न पहुंचे, ये हमें करने का थोड़ा सा गुंजाइश, थोड़ा सा ज्यादा चिंता की बात है कि वहां ज्यादा ना कर पाए। इस्लामाबाद का दखल ज्यादा ना हो। जैसे अभी पिछले दिनों हुआ ही था, जो हम लोग चर्चा भी कर रहे थे कि ढाका और इस्लामाबाद के बीच फ्लाइट शुरू हो गई कराची के साथ, और पाकिस्तान दखल बार बार बढ़ा रहा है। एससीओ की बैठक में भी पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना के साथ बैठक हुई है, तो उस पर ध्यान देना चाहिए। और एक जो और जानकारी मुझे आज सवेरे ही मिली कि भारत सरकार कुछ और हमारे एमपीज और पॉलिटिकल लीडर्स को, जो बीजेपी के अलावा भी हैं,
उनके डेलीगेशन को भी वहां भेज रही है। पहले ये तय हुआ था कि बिरला साहब के साथ भी कुछ एमपीज जाएंगे, लेकिन फिर बाद में ये तय हुआ कि अभी केवल जाएंगे बाद में। हाँ, वो आउटरीच के लिए इसमें सरकार को तो ये करना चाहिए ना, बाकायदा अपने जितने ये कल्चरल रिलेशन वाले विंग हैं इन सबको बांग्ला संस्कृति पे अभी तो हमारा आउटरीच फर्स्ट डे बहुत अच्छा लग रहा है। खैर एनीवे, आगे ईरान की बात करते हुए आपको ट्रंप साहब की बात सबसे पहले सुनाऊं। ट्रंप साहब का बयान अगर हो तो कि उन्होंने कहा कि अगर ईरान कुछ करता है, मुझे मार दिया अगर ईरान ने, तो मैंने तो इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए कि ईरान को बर्बाद कर देना। फिर ये बात वो कह रहे हैं, और खामेनी कह रहे हैं कि तुमने जंगी बेड़े भेजे हैं, बहुत खतरनाक बताते हो तुम इनको, उससे खतरनाक हथियार मेरे पास है जो इनको समंदर में डुबो देगा। तो ये बातें भी हो रही हैं, और ये जिनेवा में बात भी कर रहे हैं दोनों भाई लोग अलग से। ये विचित्र बात है ये। तो कुछ मुद्दों पर सहमति बन गई है, कुछ के लिए आगे की डेट जो है वो तय कर दी गई है। ईरान ये क्लेम कर रहा है कि यूएसए कुछ हद तक यूरेनियम एनरिचमेंट अलाउ करने के लिए राजी हो गया है, ये ईरान क्लेम कर रहा है। लेकिन वो कहता है कि मैं इसके अलावा किसी चीज पे बात नहीं करूंगा, मैं मिसाइल पे तो बात करूंगा ही नहीं। ट्रंप और अमेरिका का ये कहना और इजराइल का ये कहना है कि कोई एनरिचमेंट अलाउ नहीं किया जाएगा, बल्कि ये भी छपा हुआ है कि ईरान ने ये भी कहा कि हम अपना कुछ यूरेनियम आप कहेंगे तो हम रूस के पास भी रखवा देते हैं, हम अपने देश में नहीं रखेंगे। लेकिन अब इस सब पर कितनी सहमति बनी है ये सब गोलमोल, अभी साफ क्लियर कुछ नहीं आया जब तक ये कोई स्टेटमेंट जारी नहीं करते। लेकिन इतनी तय है कि ईरान केवल न्यूक्लियर पर बात करना चाह रहा है और ये सब पर बात करना चाह रहा है, जिसमें मिसाइल बहुत इंपॉर्टेंट है इजराइल के लिए। उसके लिए ईरान तैयार नहीं है। अब नए हथियार भेज दिए, कई बहुत सारे जहाज F-35, F-32, F-16 नए और जहाज ईरान ने यूएस ने वहां पर भेज दिए हैं। अब मैं आपको पहले ट्रंप साहब का ये बयान सुना दूं, क्योंकि कोई राष्ट्राध्यक्ष ऐसी बात कहता नहीं है कि मुझे अगर मेरी हत्या कर दी जाए तो छोड़ना मत। Well, they haven't done that, and that would be a terrible thing for them to do. Not because of me. If they did that, they would be obliterated. That would be the end. I've left instructions. If they do it, they get obliterated. There won't be anything left. And they shouldn't be able to do it. And Biden should have said that, but he never did. ये बात सच है कि ट्रंप के ऊपर 2 असैसिनेशन अटेम्प्ट्स हो चुके हैं। एक बार तो कान को छू के गोली भी निकल गई थी। लेकिन ईरान हत्या करा देगा ट्रंप की। ट्रंप कह रहे हैं मैंने तो लिखित में आदेश जारी किए हुए हैं, कुछ हो जाए मुझे तो। देखिए, इस तरह के आरोप तो CIA पर बहुत ज़्यादा लगते रहे अतीत में अगर हम देखें तो। लेकिन कुल मिलाकर चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो या खामेनेई हो, दोनों ही अनप्रेडिक्टेबल हैं और अनरिलायबल हैं। इसीलिए वर्ल्ड ऑर्डर के लिए भी और वर्ल्ड पीस के लिए भी दोनों खतरा हैं। तो उम्मीद करनी चाहिए कि दोनों के बीच शायद कोई बीच का रास्ता निकल आए और दुनिया शांति से रह पाए। अच्छा, उधर आयतुल्लाह अली खामेनेई, उन्होंने जो चुनौती दी है ट्रंप को, वो भी सुन लीजिए। میگه رئیس جمهور آمریکا که ارتش ما قوی ترین ارتش دنیاست. قوی ترین ارتش دنیا ممکنه اونچنان گاهی سیلی بخوره که از جا نتوانه بلند شه. میگن ما ناو فرستادیم طرف ایران. خیلی خوب، ناو البته یک دستگاه خطرناکی است، اما خطرناکتر از ناو سلاحی است که میتوانه این ناو رو به قعر دریا वो कहते हैं तो आप फिर उसके बाद सुनिए वहां पर जो नारे लगते हैं। अब ये जो आप इस पर ये जो देख रहे हैं तस्वीर, इसमें एक यहाँ दूर से दिखाई नहीं देगा आपको, ये जो जहाज उड़ते हुए दिखाई दे रहा है ना, एक छोटी सी बीक सी बनी हुई है जो बीच में आपको एक पाइप सी दिख रही है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है साहब। दुनिया का 20% तेल यहां से निकलता है और ईरान ने यहां पर एक मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू कर दी है और इसमें मिसाइल्स फायर करके मिसाइल टेस्ट कर रहा है। और सबसे बड़ी बात जो है कि यहां इस मिलिट्री एक्सरसाइज में चीनी और रूसी जहाज भी शामिल हो गए। अब यहां से LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस, दुनिया के ऑयल टैंकर्स जो भारत को, चीन को और बाकी एशिया को आपूर्ति करते हैं, वो सारे एनर्जी की टैंकर्स जो हैं, पेट्रोल के टैंकर्स, वो यहां से निकलते हैं। और ईरान खुल के ये कह रहा है कि इसको बंद करना घंटों का काम है मेरे लिए, और इसको अगर बंद कर दिया
तो आप समझिए दुनिया में, पूरी दुनिया में अफरा तफरी मच जाएगी। लेकिन क्या ईरान करेगा? वो भी धमकी तो इसी बात की दे रहा है। ये उसका असर सबसे बड़ा तुर्क का पत्ता है। देखिए, ईरान के लिए ये आसान काम तो है, वो कर तो सकता है, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ेगी। दिक्कत सिर्फ एक चीज की है कि इस एक्सरसाइज के साथ अमेरिका, जो रसिया और चीन दोनों साथ आ गए हैं। तो ये इसलिए ऐसा हुआ है ताकि अमेरिका जो है ईरान पर एक डेटरेंस के तौर पर इन दोनों लोगों को लाया गया है। ये दो कंट्री आ जाते हैं तो यही कारण, यदि रसिया साथ नहीं खड़ा होता, चीन साथ नहीं खड़ा होता, तो ईरान को निपटने में अमेरिका को बहुत ज्यादा, देखिए अल्लाहू अकबर का आप नारा लगा लीजिए, आप कह दीजिए कि हम तुम्हारे युद्ध पोत को हम गिरा देंगे, डुबो देंगे, ये कहने के लिए बहुत बड़ी बड़ी चीज है। लेकिन जो अमेरिका का मिलिट्री पावर है, एयर फोर्स पावर या नेवी पावर या न्यूक्लियर मिसाइल्स या सबमरीन्स वगैरह है, वो ईरान को खत्म करने के लिए काफी है। उन्होंने घोषणा कर करके B-52 बम्बर को भेजा। आप कह रहे हैं कि मतलब ये नारेबाजी और दावे एक जगह पे हैं, दोनों हकीकत ये है कि ईरान कहीं ठहरता नहीं। देखिए, अकेले जो है वो इजराइल उससे लड़ लेता है, अमेरिका उसको सपोर्ट जरूर करता है, लेकिन इजराइल भी उससे निपट लेता है। एक इंटरेस्टिंग खबर आपको मैं बताता हूं आखिर में, मुझे कल नजर पड़ी इस पर। रूस में, रशिया में भारतीय लोग फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं और बड़ी तादाद में कर रहे हैं। यह अनयूजुअल इसीलिए है क्योंकि एक रिपोर्ट ही दिखाऊंगा मैं इसके बाद आपको। पहले इन फैक्ट्रीज के अंदर ज्यादातर सेंट्रल एशियाई लोग, और वहां ज्यादातर मुस्लिम नेशंस हैं वो, तो सेंट्रल एशिया के मुसलमान नागरिक आके यहां पर काम करते थे। ये फैक्ट्रियां जो आपको दिख रही हैं गारमेंट्स की और अलग अलग चीजों की, अब ये पूरी तरीके से इंडियन एम्प्लॉयज पर चल रही है। कई बहुत सारी कंपनियां, हजारों की तादाद में। अभी जब रूस से पहले अभी पुतिन भारत आए थे तो आपको मालूम होगा उस वक्त एक एग्रीमेंट हमने किया था, मोबिलिटी एग्रीमेंट उनके साथ। वो मोबिलिटी एग्रीमेंट था ही इसलिए कि हमारे वर्कर्स आपके यहां जाकर रोजगार तलाश सकें और आप उनको बुलाएं अलग अलग सेक्टर्स में काम करने के लिए। वो काम हो रहा है और ये $800,000 पर मंथ कमा रहे हैं। $800,000 पर मंथ का मतलब है 80,000 रुपए से 1 लाख रुपया, इतना वहां पर एक आदमी कमा रहा है। तो आप ये रिपोर्ट सुनिए एक बार। Russia's Interior Ministry says more than 23,000 Indian nationals received work permits between January and June last year, 1.8 times higher from the same period the year before. 5 years ago, this garment factory near Moscow first hired just over 20 Indian workers. Now, nearly all of its sewing staff are from India. The monthly salary here is close to $800, 5 to 6 times what many workers say they could earn. अब सर ये रिपोर्ट पे ये दावा किया गया कि ये बदलाव तब आया हर्षवर्धन जी जब वहां पर आतंकवादी हमले होने लगे। तो वो चूंकि उनको उसमें कुछ सेंट्रल एशियाई मुस्लिम्स पकड़े गए, तो उसके बाद ये तब्दीली वहां दिख रही है कि इंडियन वर्कर्स की आमद बहुत बढ़ गई है। ये उसका नतीजा मानते हैं आप या ये जो समझौता हुआ उसका? देखिए, मुझे लगता है कि मतलब दोनों वैसे जोड़ सकते हैं, लेकिन पहले वाले को इसलिए बात करनी चाहिए कि भारत के लोग भारतीय दुनिया के किसी भी हिस्से में सबसे ज्यादा प्राथमिकता में रहते हैं काम करने के लिए, क्योंकि वो जहां जाते हैं वो उस देश की अर्थव्यवस्था में जो उनको वैल्यू एडिशन करना है वो करते हैं, अपना काम करते हैं, पैसे कमाते हैं, अपने घर भेजते हैं, लेकिन उस देश के लिए किसी भी तरह का खतरा नहीं होते हैं, उस देश के समाज के लिए किसी तरह का खतरा नहीं होते हैं, वहां किसी तरह का केओस, किसी तरह की एनार्की नहीं करते हैं। वो शायद सबसे बड़ी वजह होती है कि भारतीय सबसे ज्यादा प्राथमिकता में ऊपर रहते हैं। तो चलिए, रूस में भी अब भारतीय जो है बड़ी तादाद में रोजगार में शामिल हो रहे हैं। सर, आज समय इतना ही था। बहुत शुक्रिया राजकुमार जी, प्रोफेसर साहब, विजय जी, हर्षवर्धन जी, बहुत धन्यवाद आपका। कल फिर मिलेंगे आपसे 1 बजे कहानी कुर्सी की में।